Good morning student and welcome to our classes ECP classes. ECP classes और फुल फॉर्म आपको पता ही है एक्सीलेंट कॉमर्स पॉइंट. ओके ठीक है. सो ECP क्लासेस में आपका वेलकम है और आज हम करने वाले हैं क्या करने वाले CA फाउंडेशन के पेपर 2 के अंदर हम करने वाले हैं चैप्टर 6. पेपर 2 क्या है लो परसेंटेज के अंदर. सो आज हम करने वाले पेपर 2 का 6 चैप्टर. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज कंपनीज एक्ट 2013. यहाँ पे हम कंपनी एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. कौन से वाला कंपनी एक्ट, कौन से वाले से क्या मतलब है मैम आपका, कौन से वाले से मेरा मतलब है कि आज हम पढ़ने वाले कंपनी एक्ट 2013 जो अभी हमारा एप्लीकेबल है. इससे पहले भी बेटा कंपनी एक्ट हमारे होते थे. कंपनी एक्ट 1956 था, उससे पहले कंपनी एक्ट 1913 था. अब आप ये बोलोगे जब ये थे तो फिर ये बनाने की क्या जरूरत है, वो सारी चीज़ें हम बाद में देखने वाले. डोंट वरी. सबसे पहले हमें कंपनी के बारे में हम आते हैं और कंपनी होती क्या है इसके बारे में बात करते हैं. आप ये समझो फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ABC ये 3 दोस्त हैं. ठीक है, ये तीनों दोस्त क्या करना चाहते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बिजनेस करना चाहते हैं. क्या करना चाहते हैं, ये तीनों दोस्त एक बिजनेस करना चाहते हैं. तो इनके पास फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी मतलब ऑप्शन के तौर पे है. सो सबसे पहले देखो सोल तो कर नहीं सकते, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला ओनर होता है, लेकिन ये 3 यहाँ पे हमारे पास है. तो क्या तो ये पार्टनरशिप फॉर्म ओपन कर सकते हैं या ये LLP ओपन कर सकते हैं, ये चाहे तो कंपनी भी ओपन कर सकते हैं. मैम कंपनी तो हमें पता ही नहीं है क्या, तो कंपनी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. कंपनी क्या होती है, देखो कंपनी का मतलब होता है कि जब ग्रुप ऑफ पीपल क्या कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल आता है. ठीक है, और वो क्या करते हैं अपने कॉमन वेल्थ लगाते हैं. ठीक है, कॉमन वेल्थ या कॉमन मनी लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं. ठीक है, कॉमन कैपिटल लगाते हैं किसके लिए, कॉमन पर्पस के लिए. भैया अगर मैं आप मतलब ABC तीनों मिलके पैसा लगाएंगे, तीनों मिलके ही क्या करेंगे कॉमन पर्पस के लिए पैसा लगाएंगे. सभी का एक पर्पस है कि भैया हम बिजनेस रन करेंगे और बिजनेस रन करके प्रॉफिट कमाएंगे. पॉइंट समझे. ये कोई पर्पस थोड़ी ना कि AB का तो पर्पस है कि भैया ठीक है हम तो भाई पैसे के लिए करें, और C कह रहा मेरा तो कोई पर्पस नहीं. अगर C का कोई पर्पस नहीं होगा तो C क्यों पैसे लगाएगा, समझ रहे हो ना. तो यहाँ कंपनी का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल आएंगे, वो क्या करेंगे कॉमन वेल्थ या कॉमन कैपिटल लगाएंगे किसके लिए, कॉमन पर्पस के लिए. पॉइंट समझे. और जो ये हमारी एंटिटी होगी ये सेपरेट एंटिटी होगी. लाइक पार्टनरशिप में अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती थी ना, नहीं. यहाँ पे कंपनी हमारी सेपरेट एंटिटी है. किससे सेपरेट है, कंपनी के जो मेंबर है, कंपनी के जो मेंबर है ओनर है. ठीक है, मेंबर या ओनर. ठीक है, ओके अभी आपको मेंबर नहीं होता तो मैं ओनर वर्ड यूज कर रही हूँ. जो कंपनी के मालिक है, जो कंपनी को ओपन कर रहे हैं वो, और जो हमारी कंपनी है वो, दोनों अलग अलग पर्सन है. ये अलग है, ये अलग है. ठीक है, डिफरेंट है, सेपरेट. दूसरी बात जो हमारी कंपनी है वो क्या होगी, लीगल एंटिटी होगी. कंपनी क्या होगी, लीगल एंटिटी होगी. अभी तो सेपरेट की बात है. लीगल का मतलब क्या है, जैसे पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है. पार्टनरशिप लॉ की नज़र में कोई सेपरेट पर्सन नहीं है, लेकिन जो हमारी कंपनी है वो लॉफुली क्रिएट की जाती है. कैसे क्रिएट की जाती है, लॉ के थ्रू हम इसको क्रिएट करते हैं. लीगल होने का मतलब क्या है कि लॉ के थ्रू क्रिएट होती है और लॉ के थ्रू ही इसको हम क्या करते हैं, बंद करते हैं. लो के थ्रू क्रिएट होती है, लो के थ्रू ही ये एंड होती है, वाइंड अप होती है. पॉइंट समझ में. ठीक है, ओके. ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है. कैसी पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है. आर्टिफिशियल पर्सन होने का मतलब क्या है, देखो जब एक इंसान होता है तो वो कैसा होता है, नेचुरल पर्सन होता है. जैसे हम लोग हैं, हम नेचुरल पर्सन है. एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हमारा बर्थ हुआ है. हमारे हाथ हैं, पैर है ना, आईज हैं, दिल है, दिमाग है ना, सब कुछ है. पॉइंट समझ. लेकिन कंपनी जो है वो एक इंटेंजिबल, एक निर्जीव है. पॉइंट समझे, इंटेंजिबल. कंपनी दिखती भी नहीं है आपको. ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में जाओगे ना तो आपको, जैसे आप जाओ कहीं भी आसपास, आपके घर के आसपास कोई भी कंपनी, आप जाके देखो क्या दिखेगा आपको, वहाँ पे कोई कंपनी दिखती है कि कोई है कहेगी आ जाओ मैं कंपनी हूँ, नहीं, कोई कुछ नहीं कहने वाला. वहाँ पे आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा, एक ऑफिस टाइप, एक बिल्डिंग टाइप आपको दिखेगा कि हाँ भैया ये कंपनी है. तो कंपनी कुछ नहीं, एक इंटेंजिबल है. वो तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, बिल्डिंग है ना, लेकिन उसी के अंदर क्या होती है, हमारी कंपनी होती है, इंटेंजिबल होती है. तो आर्टिफिशियल और इंटेंजिबल का मतलब क्या है, इंटेंजिबल जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील करोगे कि हाँ भाई कंपनी नाम की कोई चीज़ है. ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन होने का मतलब क्या है कि ये एक नेचुरल पर्सन नहीं है. ठीक है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं इस तरीके से ही नहीं है. लेकिन लो की आइज के अंदर, जिस लो के थ्रू हमने इसको क्रिएट किया, उस लो की आइज में ये भी क्या है, एक पर्सन है. पर्सन होने का मतलब क्या है कि जैसे ह्यूमन बींग के पास अपने राइट्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंसानों को राइट दिए कि भाई तुम पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, तुम कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हो. ठीक है, तुम अपने नाम पे बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हो,
और लाइक तुम अपने, अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो तुम क्या कर सकते हो, शू कर सकते हो। तो ऐसे ही कंपनी को भी जो एक इंडिविजुअल पर्सन को या ह्यूमन बीइंग को, नेचुरल पर्सन को राइट मिले, वही राइट हमारे लोगों ने किसको दिया है, इसको दिया है। पॉइंट समझ में। तो कंपनी में और पार्टनरशिप में फर्क क्या होता है? पार्टनरशिप में हमने क्या पढ़ा था कि जो पार्टनर्स होते हैं और जो पार्टनरशिप एंटिटी होती है वो दोनों क्या होते हैं, एक माने जाते हैं। वहां पे उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फिर कहोगे कि मैम फिर इसका सोल्यूशन तो निकाल देते ना एलएलपी के केस में, अगर पता है तो ठीक है, वरना छोड़ दो इन दोनों चीजों को। क्या पार्टनरशिप होती है, क्या फॉर्म होती है, भूल जाओ, या क्या एलएलपी होती है, कोई ध्यान नहीं देना। बस इतना समझो कि कंपनी क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल आएगा, वो ग्रुप ऑफ पीपल क्या करवाएंगे, लॉ के थ्रू अपनी कंपनी को क्रिएट करवाएंगे। पॉइंट समझ में। लॉ के थ्रू क्रिएट कराने का क्या मतलब है यहाँ पे मेरा, देखो जैसे एबीसी है हमारे पास, यहाँ पे एबीसी क्या करेंगे, एबीसी अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। किसके डॉक्यूमेंट? कंपनी के डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होगी, कुछ डिक्लेरेशन वगैरह होगी। ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके प्लस फीस के साथ हम किसको दे देंगे, हम आरओसी को दे देंगे। आरओसी से हमारे यहाँ पे मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इस रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट देके, फीस देके हम क्या करवाते हैं, अपनी कंपनी को क्या करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं। अपनी कंपनी को क्या करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं। जब आरओसी हमारी इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो जाता है और उसको लगता है कि हाँ भैया ये सही पर्पस के लिए कंपनी खोल रहे, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर लिए जो कंपनी एक्ट 2013 में दी गए, तो ये क्या करता है, हमारी कंपनी को रजिस्टर कर लेता है, अपने पास रिकॉर्ड बना लेता है और हमें क्या देता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। क्या देता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। पॉइंट समझ में कि हाँ भैया आपको मैं एक सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, ये इस बात का सबूत होती है, किस चीज का सबूत होती है कि हाँ भाई आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है। रजिस्टर्ड अगर कोई कंपनी नहीं हुई है, जब तक आप आरओसी के पास किसी कंपनी को रजिस्टर नहीं करा लेते, जब तक आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है इस चीज की सर्टिफिकेट ना मिल जाए, तब तक आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती। पॉइंट समझ में आ गया। तो हमने क्या बात करी, हमने ये बात करी कि आरओसी के पास हम जाएंगे, आरओसी को इन्फॉर्मेशन देंगे और वो हमें क्या करेगा, सेटिस्फाई होने के बाद रिकॉर्ड बना लेगा और हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, जो इस बात का प्रूव होगी कि हमारी कंपनी क्या हो चुकी है, रजिस्टर्ड हो चुकी है और हमारी कंपनी क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। कंपनी क्या हो जाएगी, इस दिन क्रिएट हो जाएगी। जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलती है, इसमें डेट भी मेंशन होती है। जो डेट होगी उसी डेट से आपकी कंपनी क्रिएट मानी जाएगी, उस दिन से आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। अब कंपनी क्या है, हमने क्या बोला था, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो कि सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। ये क्या सेपरेट है, आर्टिफिशियल है कि ये जैसे इंसानों के पास राइट है, इसी तरीके से लीगली इसके पास भी वो सारे राइट्स आते हैं। ये अपने आप क्या कर सकती है, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, ये किसी को शू कर सकती है, कोई इसको शू कर सकता है। पॉइंट समझ में है, ठीक है। इसके अलावा ये प्रॉपर्टी वगैरह बाय कर सकती है, सेल कर सकती है, प्रॉपर्टी को बाय सेल कर सकती है, ठीक है, होल्ड कर सकती है, अपने नाम पे ओन कर सकती है। प्रॉपर्टी कैसी चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी इमूवेबल है, चाहे मूवेबल है, इमूवेबल, मूवेबल है ना, टेंजिबल, इनटेंजिबल, ये हर चीज कर सकती है। पॉइंट समझ है, क्योंकि ये भी एक इंसान के तरीके से ही मानी जाएगी, लेकिन ये एक ऐसा इंसान मानी जाएगी, एक ऐसा पर्सन मानी जाएगी जो आर्टिफिशियल पर्सन है। पॉइंट समझ है। तो अगर आप चाहो तो कंपनी खोल सकते हो, ठीक है, ओके। कैसे खोलना पड़ेगा, आरओसी के पास डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अब क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे वो हम बाद में देखेंगे। पॉइंट समझ में। और जब आरओसी सेटिस्फाई हो जाएगा, इसका मैं एक और एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ। आप एक बात बताओ, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो यू आर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, इवन दो जो सीएमए इंटर या सीए इंटर के स्टूडेंट्स है वो अपना कंपनी का बेसिक क्लियर करने के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये बात मुझे स्टार्टिंग में बोलनी चाहिए थी, जो मैं अब बोल रही हूँ, बट स्किप करते हैं इस चीज़ को। अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट और ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जब आप सीए फाउंडेशन करना चाहते थे तो आपने आईसीआई के यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करा होगा, है ना। रजिस्टर तो क्या होगा, तो वही प्रोसीजर है कि आपने आईसीआई के पास अपनी इंफॉर्मेशन भेजी होगी। रजिस्टर करने के लिए क्या करा होगा, आप स्टूडेंट के तौर पे एनरोल होना चाहते थे, आप चाहते थे आप आईसीआई के एक स्टूडेंट बनो, तो इसके लिए आपने क्या करा होगा, अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन, जिसमें 12th के मार्कशीट वगैरह, आपका फोटो, आपके साइन, है ना, ये सारी चीज़ें दी होंगी। डॉक्यूमेंट दिए होंगे किसको, आपने डॉक्यूमेंट दिए होंगे आईसीआई को, ठीक है, ओके। जब उसने आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया होगा
ठीक है, हाँ भाई सही है गलत है, ओके। वेरीफाई करने के बाद और आपकी फीस को एक्सेप्ट करने के बाद, जो अपनी फीस दी होगी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वेरीफाई कर लेता है, और उसके बाद क्या करता है, आपको एज अ स्टूडेंट ये क्या कर लेता है, रजिस्टर्ड कर लेता है। एज स्टूडेंट ये क्या करेगा, एज स्टूडेंट ये आपको रजिस्टर कर लेगा, और रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ एप्लीकेशन नंबर या एनआरओ नंबर वगैरह प्रोवाइड करेगा, जो ये अपने स्टूडेंट्स को देता है। तो अगर आपके पास एनआरओ है तो इसका मतलब ये प्रूव है कि हाँ भैया आपने ठीक तरीके से फीस वगैरह इन्फॉर्मेशन देके एनरोल करा है। तो यही प्रोसीजर है कि भैया जैसे आईसीआई की जगह पे यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आरओसी हो जाएगा, और जहाँ पे हम अभी डॉक्यूमेंट दे रहे थे आईसीआई को, इसी तरीके से वो लोग जो कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स देंगे। किसको डॉक्यूमेंट देंगे, आरओसी को डॉक्यूमेंट देंगे। जब वो आरओसी को डॉक्यूमेंट देंगे तो आरओसी उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद अगर सही डॉक्यूमेंट होंगे तो फीस को एक्सेप्ट कर लेगा, और उसके बाद क्या कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, चले आगे। ओके, चलो अभी पढ़ते कंपनी का मीनिंग क्या है। ठीक है, चलो मीनिंग के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बात कही गई है, चीफ जस्टिस मार्शल, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही है कंपनी के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ खाना खा लो, है ना, एक होता है प्लीज़ खाना खा लो, एक मैं कहती हूँ अरे खाना खा लो बहुत ही टेस्टी खाना बना है, एक मैं कहती हूँ आज ये खाना बना है, आज पुलाव बना है, उसके साथ रायता बना है, आप ऐसे ऐसे खा लो, है ना। तो एक बात को कहने के हर लोगों का अपना अपना तरीका होता है। चीफ जस्टिस मार्शल ने भी कुछ कहा है, प्रोफेसर हैने ने भी कुछ कहा है, ठीक है, ओके। हाउएवर हमारे जो कंपनी एक्ट 2013 है उसने भी कुछ कहा है, ठीक है। चले तो सबसे पहले हम प्रोफेसर हैने ने जो कहा है ये सबसे इजी डेफिनेशन होती है, ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम बाकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, अ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी क्या होती है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना मैंडेटरी है, ठीक है, ओके। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना या मैं बोलूं कि रजिस्टर करवाना क्या होता है, मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी होता है। ये आपकी कोई चॉइस नहीं होती कि लो भाई कि आपका मन करेगा आप कराओगे, आपका मन नहीं करेगा आप नहीं कराओगे। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म होती है वहां पे रजिस्टर करवाना आपकी चॉइस होती है, अगर आप कराना चाहो तो करा लो, नहीं कराना चाहते तो मत कराओ। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मैंडेटरी है, कंपनी को आरओसी के पास कहाँ पे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, कहाँ पे आरओसी के पास। पॉइंट समझ आए। दूसरा नेक्स्ट क्या बोला है, एन आर्टिफिशियल मतलब कि भैया ये नेचुरल नहीं है, ये क्या है हमारी नॉट नेचुरल पर्सन, नॉट अ नेचुरल पर्सन। ओके चलो आगे क्या बोल रहे हैं, पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। किसने क्रिएट किया इसको, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीगल पर्सन होती है ये, जिसको लॉ ने क्या करा, लॉ ने राइट प्रोवाइड किया है, राइट्स दिए हैं इसको, ठीक है, अधिकार दिए। किसके राइट, लॉ ने इसको राइट दिया है ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन के पास जो राइट होते हैं वैसे ही राइट इसके पास होते हैं, ठीक है। चले अब बात करते हैं सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है, इट इज डिस्टिंक्ट पर्सन फ्रॉम इट्स मेंबर, कि इसके मेंबर अलग होते हैं, मेंबर और ये कंपनी हमारी क्या होती है, अलग होती है, सेपरेट होते हैं, ठीक है, ओके। लिखने में थोड़ा इशू है, एडजस्ट कर लेना, सुनने के बाद समझ जाना, ओके। नेक्स्ट परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर एक कंपनी है आपकी, ठीक है, ये आपकी कंपनी है, इसके अंदर आपके कितने मेंबर है, फॉर एग्जांपल के लिए इसके मेंबर हमारे पास 10 मेंबर हमारे पास, और 10 के 10 क्या कर रहे हैं, 10 के 10 कहीं घूमने गए थे, लाइक फॉर एग्जांपल के लिए, और वहां पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट कर गया, ठीक है, ओके, किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, ओके, ठीक है, और उस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर ये 10 के 10 मेंबर क्या मारे गए बेचारे। पॉइंट समझ में आया, ठीक है, ओके। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कंपनी, हमने क्या पढ़ा अभी कि कंपनी और कंपनी के मेंबर आर सेपरेट, दोनों अलग अलग है। मेंबर आए, मेंबर जाए, मेंबर जिए, मेंबर मरे, कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी आपकी क्या रहेगी, कंपनी आपकी कंटिन्यू करती रहेगी अपने बिजनेस को अंटिल मतलब कि जब तक इट इज एंड अप बाय लो, जब तक लो इसको खत्म ना करते तब तक। कहते हैं ना हमारे यहाँ पे कहावत है कि जब तक भगवान किसी के प्राण ना छीने तो उसकी डेथ नहीं होगी, चाहे वो कितने ही एफर्ट लगा ले, जिसकी आई है जिसकी जहां लिखी है वैसे, है ना, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, बोलने के लिए। तो क्योंकि हमारे अंदर जो सांस देने वाला है वो कौन है, भगवान है, ठीक है। इसी तरीके से हमारी सांस भी लेने वाला वही। इसी तरीके से कंपनी का भगवान कौन है, लो। कंपनी को क्रिएट करने वाला भी लो होता है और कंपनी को एंड करने वाला भी कौन होता है, लो होता है। पॉइंट समझ में, कंपनी को क्रिएट और एंड करने वाला कौन होता है, लो होता है। पॉइंट समझ में, ठीक है। तो मेंबर के
आने जाने, मेंबर के रहने ना रहने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की अपना एग्जिस्टेंस है, पॉइंट समझे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये समझो कि ये कंपनी है हमारी ए नाम की, ठीक है, कंपनी है ए और दूसरा एक मेंबर है बी, पॉइंट समझ है, ये समझो, ठीक है। ये ए और बी भाई भाई है, दो भाई है, एक ए है एक बी है। अगर मान लो बी की डेथ होगी तो ए जबरदस्ती थोड़ी मर जाएगा कि लो भाई मुझे भी मरना है। एक ही अपनी पर्सनैलिटी होती है ए, ठीक है, उसका भाई उसको बहुत दुख होगा, वटेवर जो भी है, ठीक है, लेकिन वो है तो एक अलग इंसान, समझ रहे हो ना। तो वो अलग इंसान है, उसकी अपनी अलग पहचान, उसकी अपनी अलग लाइफ है। इसी तरीके से जो कंपनी ए है वो अपने मेंबर बी सी डी ई एफ एक्स जो भी जितने भी है, चाहे 1000 है 10,000 करोड़ जितने भी है, उन सभी से अलग होती है, पॉइंट समझ है। तो कंपनी की अपनी पर्सनल लाइफ है, समझ रहे हो ना, पर्सनल स्पेस है इसका, पर्सनल लाइफ है इसकी। तो इसके साथ बकवास मत करो, समझ में है ना कि हाँ भाई इसकी अपनी लाइफ है, इसको मत छेड़ो। चलो आ जाओ, समझ में आ गया। तो कंपनी आपकी परपीचुअल सक्सेशन होने का मतलब क्या होता है कि कंपनी आपकी कंटिन्यू करेगी, इससे मेंबर के आने जाने पे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके चले, सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या लिखा हुआ है भाई, एक सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एंड आ कॉमन सील। अब कॉमन सील का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी पढ़ लेते हैं यहीं पे ही हम, कि देखो पहले जो कंपनी होती थी वहाँ पे कॉमन सील होना क्या होता था, मैंडेटरी ही होता था। वहाँ पे पहले मैंडेटरी होता था पुराने टाइम में, 2015 तक आई थिंक पहले ऐसा होता था। लेकिन अब ये चीज़ होना ऑप्शनल है, ऑप्शनल है कि आप कॉमन सील रखो, उसके बाद रखो चाहे मत रखो, ठीक है, आपकी चॉइस वाली बात। अब कॉमन सील क्या होती है, देखो स्टैम्प पहले क्या होता था, अभी भी देखो आप, जैसे हमारे पास हाथ है ना, हम अगर पढ़े लिखे हैं तो अपना साइन कर देंगे, अगर हम नहीं पढ़े लिखे हमें अपना नाम लिखना नहीं आता तो हम क्या लगाते हैं वहाँ पे, थंब प्रिंट लगाते हैं ना, पता है ना आपको। तो इसी तरीके से कंपनी भी एक पर्सन है, उसको भी अपने कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपना साइन करना पड़ता है, अपना दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई मैं ही डील कर रही हूँ। तो पहले कंपनी के पास स्टैंप होना कंपलसरी होता था कि अगर कंपनी के हम स्टैंप लगा देते तो माना जाता था कि हाँ भाई कंपनी की साइड से ही कंपनी ने अपने साइन कर दिए। लेकिन अब कंपनी नेचुरली तो साइन नहीं कर सकती, उसके हाथ पैर नहीं है। तो अब क्या बात करते हैं कि पहले स्टैंप होना मैंडेटरी था, अब कंपनी के पास स्टैंप होना ऑप्शनल है। पहले हम स्टैंप का यूज करते थे और जो भी ऑथोराइज पर्सन था वो साइन कर देता, जिसकी कैटेगरी में जिसकी कस्टडी में ये स्टैंप रखी होती थी वो साइन कर देता था। लेकिन अब हम क्या बात करते हैं, अगर किसी कंपनी के पास स्टैंप है तो ठीक है, नहीं है तो क्या, कंपनी के 2 डायरेक्टर, ठीक है, और अदरवाइज एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी सीएस। अगर आपकी कंपनी में सीएस है, कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी है कोई, तो वो सीएस और प्लस हमारी कंपनी का कोई एक डायरेक्टर जो भी ऑथोराइज होगा वो मिलके दोनों क्या कर देंगे, साइन कर देंगे। अगर कंपनी में सीएस नहीं है तो कंपनी के 2 डायरेक्टर क्या कर देंगे, साइन कर देंगे। पॉइंट समझ में। इस तरीके से क्या है कि कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम वेरीफाई करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं कि हाँ भाई ये वैलिड डॉक्यूमेंट है। पॉइंट समझ है। कल को मान लो एक एग्रीमेंट बना है, एग्रीमेंट समझते हो, एक डील हुई है कंपनी के नाम पे और किसी दूसरी पार्टी के नाम पे, हमारी कंपनी और कोई थर्ड पार्टी है। एक सेकेंड, लाइट कलर हो गया, आई थिंक दिख नहीं रहा है। कंपनी के नाम पे, ठीक है, और कोई थर्ड पार्टी, उसके नाम पे एक एग्रीमेंट हुआ है, थर्ड पार्टी के बीच में और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। अब हम कैसे मान लें कि ये वैलिड एग्रीमेंट है, तो जो थर्ड पार्टी होगी वो भी अपना ऑथोराइज खुद से साइन करेगी, या जो भी उसका ऑथोराइज पर्सन होगा वो साइन कर। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई जो हमारा कंपनी की साइड से कौन साइन करेगा, ऐसे तो हम वैलिड मान लेंगे नहीं, कंपनी के नाम से कोई भी साइन कर देगा तो हम मान लेंगे नहीं, 2 डायरेक्टर या एक डायरेक्टर प्लस एक कंपनी सेक्रेटरी। पॉइंट समझ में। चले आगे भाई, ओके चलो, होपफुली यहाँ तक आपका हो गया होगा। और अब हम पढ़ने वाले हैं आगे, क्या लिखा है, दिस डेफिनेशंस, ये डेफिनेशन क्या करती है, दिस डेफिनेशंस, ओके यहाँ पे पढ़ेंगे हम, एक सेकेंड बस, हाँ। दिस डेफिनेशन सम्स अप द मीनिंग एज वेल एज द फीचर्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का मीनिंग भी आपको बताती है, कंपनी के फीचर्स भी बताती है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि फीचर्स ऑफ कंपनी क्या होता है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट भी है अपने मेंबर से, जो जिन लोगों ने इसको ओपन किया उनसे अलग भी है, प्लस लीगल भी है कि लॉफुली क्रिएट की गई है, लीगली सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। परपीचुअल सक्सेशन के अंदर क्या बोला गया है कि मेंबर चेंज इन मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, मेंबर के अंदर चेंज होने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देने वाली हूँ, इधर आएंगे देखो, हाँ ओके। एग्जाम्पल, मैनी कंपनीज इन इंडिया आर इन एग्जिस्टेंस फॉर ओवर 100 ईयर्स, कि बहुत सारी कंपनी इंडिया के अंदर ऐसी हैं जो
100 साल से भी ज़्यादा टाइम से एग्जिस्ट कर रही है। दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू, किसकी वजह से? भाई कोई इंसान 100 साल तक तो चलो जी जाएगा, मान लो कोई कंपनी है जो 200 साल पुरानी है इंडिया के अंदर, ठीक है, 200 साल तक कौन जीता भाई, फिर किसके दम पे चल रही है? तो मेंबर के होने ना होने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि परपीचुअल एग्जिस्टेंस होता है कंपनी का, इस वजह से वो दो इंसान तो जो खोल रहे होंगे वो मर जा रहे होंगे, पॉइंट समझ है, लेकिन कंपनी तो एग्जिस्ट कर रही है ना लोग की वजह से। देयर वाज अ कंपनी का एग्जांपल दिया गया है जिसके अंदर 7 मेंबर्स थे। कह रहे हैं देयर वाज अ कंपनी जिसके अंदर 7 मेंबर थे, ऑल ऑफ देम डाइड इन अ एयरक्राफ्ट, और साथ के साथ एक एयरक्राफ्ट के अंदर उनका प्लेन वगैरह क्रैश कर गया और वो मर गए, पॉइंट समझे। डिस्पाइट दिस फैक्ट द कंपनी स्टिल एग्जिस्ट, कंपनी एग्जिस्ट करेगी, अनलाइक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पीएफ में क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि मान लो 3 पार्टनर थे, 3 पार्टनर ने मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म खोली थी, तो इनकी पार्टनरशिप फॉर्म और ये एक ही तो है, अगर तीनों पार्टनर मर गए तो पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाएगी। इवन तो कई बार ऐसा होता है कि एक की डेथ भी हो गई तो भी क्या करता है, पार्टनरशिप को खत्म कर देता है, पॉइंट समझ में, ठीक है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता कि मान लो 1000 मेंबर है, मान लो कंपनी के 1000 मेंबर है और भगवान अगर ऐसा, बट स्टिल एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं कि 1000 मेंबर और 1000 के 1000 मान लो मर गए ड्यू टू, एक ही गांव में रहते तो पूरा गांव उड़ा दिया किसी ने बम ब्लास्ट वगैरह करके, या कुछ भी कोई ट्रेजेडी वगैरह हो गई है ना, तो क्या अब कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं, कंपनी आपकी क्या करेगी, कंपनी आपकी कंटिन्यू करेगी, पॉइंट समझ में। चले आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है भाई, ओके चलो। लिमिटेड लायबिलिटी, हाँ एक फीचर और इसका जो अच्छा होता है, जो सबसे बेस्ट होता है, लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के अंदर जो मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, और कंपनी की लायबिलिटी और मेंबर की लायबिलिटी भी अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इधर देखते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। एक कंपनी है, मान लो ये हमारी कंपनी है ना, कंपनी है हमारी, मान लो टाटा कंपनी, ठीक है, सबसे अच्छी कंपनी है टाटा कंपनी, है ना। टाटा कंपनी ने क्या करा है, लोन लिया, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करी उन्होंने, अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई किया या कुछ नई ब्रांच वगैरह खोली है ना, तो इन्होंने किसी बैंक से लोन लिया, क्या लिया, बैंक से लोन लिया, पॉइंट समझ में, ठीक है, ओके। जब बैंक से लोन लिया तो ये क्या है, इसका ये लोन किसकी लायबिलिटी है, लोन कंपनी की लायबिलिटी है। कल को अगर कंपनी इस लोन को रीपे नहीं कर पाती है तो कंपनी के ऊपर बात आएगी, पॉइंट समझ में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जो लोन लिया कंपनी पे नहीं कर पाई तो मेंबर को पकड़ेंगे और मेंबर को बोलेंगे भाई तुम्हारी कंपनी ने लोन लिया था तुम पे करो, तो इनके ऊपर रीपेमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं होगी, पॉइंट समझ में, ठीक है। अगर कंपनी की कोई लायबिलिटी है, कंपनी ने कोई असेट खरीदी है या कोई इन्वेंट्री, कोई स्टॉक कंपनी ने खरीद लिया, फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक खरीद लिया कंपनी ने 10 करोड़ रुपए का, पॉइंट समझ में, ठीक है। अब कंपनी ये पेमेंट करने की किसकी जिम्मेदारी है, ये लायबिलिटी किसकी है, ये लायबिलिटी पेमेंट करने की जिम्मेदारी कंपनी की है, क्योंकि ये लायबिलिटी किसकी है, कंपनी की जिम्मेदारी है। कंपनी ने लोन लिया है, कंपनी ने स्टॉक खरीदा तो कंपनी की जिम्मेदारी रहेंगी, ठीक है। चलो इसको आप अपनी अच्छी राइटिंग में अपने उसके लिए रिविजन के लिए या नॉलेज के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। चले वीडियो को पॉज कर लेना और फिर लिख लेना। चले आगे बात करते हैं। ओके मैं एक भी पॉइंट स्किप नहीं करने वाली हूँ, तो डोंट वरी, आप ये हम पूरा डेप्थ में रिविजन करने वाले हैं। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होने का मतलब क्या है कि ये आर्टिफिशियल है, ये खुद ह्यूमन नहीं है, ये ह्यूमन के थ्रू काम करती है, पॉइंट समझ में, ठीक है। ओके ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, इशू कर सकती है और इसको भी इशू करा जा सकता है, पॉइंट समझे। अब ह्यूमन के थ्रू कैसे काम किया जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। चले जो कंपनी होती है ना, इधर देखेंगे कंपनी है हमारे पास, है ना, कंपनी है टाटा कंपनी, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल के इसके मेंबर होंगे कुछ, है ना, जिन्होंने जो इस कंपनी के ऑनर होंगे, मालिक होंगे। इन मेंबर ने क्या किया होता है, ये मेंबर पावर देते हैं किसको, डायरेक्टर्स को, ठीक है, या बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, पॉइंट समझे। तो मेंबर क्या करते हैं, मीटिंग करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं, कंपनी के मैनेजर होते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं, कंपनी के मैनेजर होते हैं, जो कंपनी को मैनेज करने का, कंपनी की मैनेजमेंट का काम संभालते हैं, ठीक है। ओके चलो, तो कंपनी अपना काम खुद से नहीं करती, कंपनी अपने डायरेक्टर्स वगैरह के थ्रू क्या करती है, अपना काम करती है, पॉइंट समझ में। चले ये हमने मेन हेडिंग देखी थी, अब हम पढ़ने वाले 1 बाय 1। इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, कुछ भी नहीं है। जो मेन पॉइंट मुझे बताने, अब मैं उन पॉइंट पे फोकस करने वाली हूँ, ठीक है। ओके चले बस उन पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी का एक यूनिक फीचर है कि कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी इज रजिस्टर्ड, जब कंपनी का रजिस्टर करते हैं तो इसको कैसे, कपड़ों से, क्लोथ विद अ लीगल पर्सनैलिटी, कि जब इसको हम रजिस्टर करवा लेंगे तो इसको लीगल पर्सनैलिटी मिल जाती है, पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि इट
इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर, कि कंपनी का एग्जिस्ट करना और कंपनी का बने रहना, टिके रहना, ये किससे, उसके मेंबर से अलग है। कंपनी अलग और कंपनी का काम धंधा अलग और मेंबर अलग। चले ओके चलो। कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, हैव बैंक अकाउंट, रेज लोन, इनकर लायबिलिटी एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, सेल कर सकती है, बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, लोन ले सकती है, दे सकती है, वटएवर जो भी है, ठीक है। इट इज लो अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम। अब ये पॉइंट आपको बाद में समझ में आएगा जब हम एमओए को पढ़ेंगे, ठीक है। एमओए क्या होता है अभी थोड़ी देर में ही बस कराने वाले, इस सब्सक्राइबर ऑफ एमओए क्या होता है बाद में बताती हूँ, ठीक है। चलो मतलब इसमें भी यही बात बोली गई है जो अभी बता देती हूँ, थोड़ा सा बस एक छोटी सी लिंक दे देती हूँ कि एमओए कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है। एमओए क्या होता है, कंपनी का एक नहीं मेन डॉक्यूमेंट होता है। पॉइंट समझ है। इस डॉक्यूमेंट के बेस पे हमारी कंपनी क्या होती है, इनकॉर्पोरेट होती है। इस डॉक्यूमेंट के साथ और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इन डॉक्यूमेंट के बेस हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। पॉइंट है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे लोगों ने क्या करा होता है, साइन किया होता है कि हाँ भाई जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो हम कंपनी के क्या बनेंगे, मेंबर बनेंगे। पॉइंट समझ में। तो उन्हीं साइन करने वाले लोगों को जो मेंबर बनना चाहते हैं कंपनी के, जो एमओए को साइन करके बोलते हैं कि हाँ भाई जब कंपनी हमारी आ जाएगी तो इतना कैपिटल देके, इतने शेयर सब्सक्राइब करके हम कंपनी के क्या बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे। पॉइंट समझ है। या कंपनी को इतनी कैपिटल देके या इस तरीके से हम कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। पॉइंट है। तो जो ये लोग साइन करते हैं एमओए को ताकि हम कंपनी के मेंबर बन जाए, इन्हीं लोगों को हम बोलते हैं सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम। अभी कंपनी के मेंबर बन रहे हैं तो ये भी मेंबर ही होगा ना, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम क्या है, मेंबर है कंपनी के। और यही बात बोली गई कि कंपनी अपने मेंबर से क्या होती है, डिफरेंट होती है। पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट होते हैं फ्रॉम दोज वो कंपोज इट। कंपोज इट मतलब कि जो लोग इसको बनाते हैं उनसे ये सेपरेट होती है, अलग होती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमारा इंपोर्टेंट आता है, ये बात ध्यान रखेंगे कि क्या है, इवन मेंबर कैन कॉन्टेक्ट विद कंपनी। कंपनी के मेंबर कंपनी से डील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए टाटा सर ने क्या करा है, रतन टाटा सर ने एक कंपनी खोली। पॉइंट समझ में। उनके साथ और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं मिलकर। लाइक फॉर एग्जाम्पल के लिए उनका एग्जाम्पल छोड़ते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं जियो कंपनी। जियो कंपनी का तो नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, जियो अभी खुली है ना, ठीक है ओके। तो अब जियो कंपनी मालूम मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, बहुत सारे लोगों ने मिलकर खोली, उनकी पूरी फैमिली के है, 15 लोग इसके मेंबर है। पॉइंट समझ में, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं ओके। अब क्या वो जियो की सिम नहीं खरीद सकते, है ना। हो सकता है जियो की कोई सिम खरीद रहे हैं या कोई और तरीके का डील कर रहे हैं उसके साथ, कि लाइक फॉर एग्जांपल के लिए वो कोई और मशीनरी वो भी डील कर रहे हैं और वो मशीन क्या है, कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं। पॉइंट समझ में। कोई फर्नीचर का काम कर रहे हैं और जियो का जो फैक्ट्री बिल्डिंग है वहां पे उनको फर्नीचर रखना है, तो उन्होंने इन मेंबर में से किसी से मशीनरी के लिए, फर्नीचर के लिए कॉन्टेक्ट किया। तो मेंबर जो है वो भी कंपनी से कोई कॉन्टेक्ट कर सकता है। वो लायबिलिटी, कोई भी कॉन्टेक्ट होता है तो लायबिलिटी या हमारे क्या बोलते हैं जो ड्यूटीज होते हैं वो तो इनकर होती है, ठीक है, या राइट इनकर होते हैं। फॉर डेब्ट ऑफ द कंपनी, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को मैं बोलने वाली थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसको मैं राइट से मैं करती हूँ। फॉर डेब्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के डेब्ट के लिए सिर्फ कंपनी के क्रेडिटर इसको शो कर सकते हैं, मेंबर इसको शो नहीं कर सकते। पॉइंट समझ में। बाकी सारे पॉइंट्स आप देख लो। कंपनी इज कैपेबल ऑफ ऑन करना, एंजॉय करना, डिस्पोज ऑफ करना, एनी प्रॉपर्टी, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बिक सकती है, जो भी है, ठीक है। चाहे वो हमारी इन्वेंट्री वगैरह, चाहे हमारी कोई बड़ी एसेट है, सारी चीजें हम कर सकते हैं। चले ओके। जो कंपनी की एसेट एंड प्रॉपर्टी है वो कंपनी की ही एसेट्स प्रॉपर्टी मानी जाती है। जो शेयर होल्डर ने कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया, कैपिटल लगा दी, एसेट लगा दी, वो बाद में शेयर होल्डर की नहीं रहती, किसकी बन जाती है, कंपनी की। फॉर एग्जांपल के लिए इधर ही देखेंगे, अभी मान लो फॉर एग्जांपल के लिए जियो कंपनी खोली है मुकेश अंबानी जी ने, तो उन्होंने जब कंपनी खोली होगी तो कंपनी के शेयर्स लिए होंगे अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी और क्या नाम है ना, बहुत सारे लोग होंगे, है ना। चलो, तो उन्होंने क्या करा होगा, जियो कंपनी के शेयर्स लेने के लिए कंपनी को क्या दिया होगा, कैपिटल दिया होगा। अब कैपिटल चाहे आप कैश में दे दो या चाहे आप एसेट वगैरह की फॉर्म में भी दे सकते हो, है ना। तो कैपिटल इन्होंने दिया कि लाइक फॉर एग्जांपल के इन्होंने 1000 करोड़ रुपए दिए कंपनी को, और कंपनी की मान लो 10% शेयर कंपनी के ले लिए। पॉइंट समझे। मान लो मैंने दिए, ठीक है, मैंने 1000 करोड़ रुपए इनको दिए और बोला कि 10% की शेयर कैपिटल मुझे दे दो, ठीक है। तो अब जो मैंने इनको 1000 करोड़ रुपए दे दिए, भैया ये मेरे रुपए नहीं है, ये कंपनी के पास हो सकता है आज भी पड़े हो, पर ये कंपनी के ही है। जब आपको क्या मिल गया बदले में, भाई फॉर एग्जांपल के लिए आपने अब दुकान पे गए, आपने दुकान वाले भैया को बोला मुझे एक मैगी का पैकेट दे दो, और आपने उनको 10-15 रुपए जो भी है बनते हैं वो पकड़ा दी, तो वो पैसे उनकी, मैगी आपकी बात खत्म हो गई। यहाँ पे 10% के शेयर्स आपके हो गए और जो कैपिटल या एसेट आपने लगाई है वो कंपनी की हो जाएगी। आप कल को ये थोड़ी ना बोल सकते हो मुझे तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, जो मैंने 1000 करोड़ रुपए लगाए थे वापस दो मेरे और पकड़ो अपने 10%। ऐसे नहीं चलता। पॉइंट समझ में। ऐसे नहीं चलेगा। अब आप उनके मालिक बन गए, 1000 करोड़ रुपए की कंपनी मालिक बन चुकी है। समझ में आया। चले आगे ओके। चलो
ये था अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल के लिए देखेंगे यहाँ पे हमारा केस लो क्या बताया गया है, और अगर आप चाहो तो ये यूट्यूब वगैरह पे ये केस लो आपको अलग से मिल जाते हैं। होपफुली अगर हो पाया तो मैं भी ट्राई करूंगी छोटी छोटी वीडियो इन पे डाल सकूं, है ना। सो हम यहाँ पे क्या बात करें, फॉर एग्जाम्पल के ये हमारी एक कंपनी है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं हियर वी हैव अ कंपनी। एग्जाम्पल के लिए मानो हमारे पास कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ये हमारी एबीसी लिमिटेड है और मैं इस कंपनी की एक मेंबर हूँ, ठीक है। ओके, इतना तो कर ही सकते हैं एग्जाम्पल में। तो हम इस कंपनी के मेंबर हैं, ठीक है, मैं भी हूँ आप लोग भी हो। ओके चलो, इस कंपनी की एक असेट है जिसका नाम मान लेते हैं मशीनरी है, ठीक है। कंपनी की एक मशीन है, ठीक है, एक मशीनरी है। उस मशीन की वैल्यू अच्छी खासी थी, मान लो फॉर एग्जाम्पल की वो मशीन थी हमारी 30 CR की मशीन थी। तो मुझे क्या लगा कि यार कंपनी की मशीन तो बहुत वैल्यूएबल है, क्यों ना मैं इस मशीन का इंश्योरेंस करवा दूं। कल को अगर मान लो मशीन खराब हो गई तो एकदम से क्लेम तो मिल जाएगा ना इंश्योरेंस का, सिक्योरिटी तो रहेगी एटलीस्ट लॉस के अगेंस्ट। तो मैंने इस मशीन का इंश्योरेंस करवा दिया। प्रीमियम भी मैं ही पे कर रही हूँ, कंपनी पे नहीं कर रही। प्रीमियम कौन पे कर रहा है, मैं पे कर रही हूँ, समझ में। प्रीमियम भी मैंने पे करा, इंश्योरेंस भी मैंने करा, पूरा सब कुछ मैंने करा। मान लो फॉर एग्जांपल कि इन द एंड सच में मशीनरी खराब हो गई, ये मशीनरी के ऊपर कोई लॉस हो गया और हमने इंश्योरेंस क्लेम मांगा। क्या मांगा, इंश्योरेंस क्लेम मांगा। तो ये क्लेम किसको मिलेगा, क्या ये मुझे मिलेगा। मान लो मेरे और कंपनी के बीच में झगड़ा हो गया, कंपनी कुछ कह दिया, मैं कुछ कह दूं, कंपनी मेरी बात नहीं मान रही, मेरे अंदर ये है कि मैं तो अपनी बात मनवा के रहूंगी। तो मैंने कंपनी बोला अच्छा ठीक है, तो मेरी बात नहीं मान रहे ना, तो देखो 30 करोड़ का जो ये क्लेम है ये मुझे मिलेगा। नहीं, ये मुझे नहीं मिलेगा। अगर आप कंपनी की मशीनरी है या कोई भी चीज उसमें उसको इंश्योरेंस आपने करवा रखा है, कंपनी ने करा रखा, जो भी है उसका इंश्योरेंस का क्लेम जो मिलेगा वो कंपनी को ही मिलेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी एसेट किसकी है। भैया मेरा घर है, मेरा घर सेल होगा तो पैसा मुझे मिलेगा। आपका घर है, आपका घर आप सेल कर रहे हो, इस पे कोई क्लेम मिल रहा है तो आपको मिलेगा। ये थोड़ी ना घर आपका पैसे पड़ोसी एंजॉय कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो मेंबर का इतना भी अधिकार नहीं है कि वो ये नहीं कर सकते कि भाई ठीक है हमने इंश्योरेंस कराया था हम लेके चले जाएंगे। पॉइंट समझ में चले। एक बार ये आपका होमवर्क है और जिस बच्चे को समझ में आ गया है वो करके आएगा, जिसको नहीं आया प्लीज मेंशन करना। होपफुली अगर आप मेंशन करते हो तो मैं आपको इस केस की अलग से एक वीडियो बना के डालूंगी। पॉइंट समझ में, ठीक है, वीडियो अलग से बना के हम डाल देंगे अगर आप बताएंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परपेचुअल सक्सेशन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है मेंबर में डाई, मेंबर मर सकते हैं, इससे बेकार बात क्या हुई। अब वो मर ही गए तो चेंज, जो कोई इंसान मर रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो चेंज होने से हमें क्या ही फर्क पड़ेगा। कंपनी गो ऑन, कंपनी चलती रहेगी टिल इट इज वाउंड अप ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। एक्ट के अंदर, लॉ के अंदर, कानून के अंदर जो पॉइंट्स बता रखे कि भाई इन सिचुएशन में कंपनी बंद हो सकती है। वाउंड मतलब बंद होना कंपनी का, पॉइंट्स है। तो उन्हीं सिचुएशन में कंपनी बंद रहेगी, अदरवाइज कंपनी आपकी चलती रहेगी। पॉइंट समझ में। जैसे कोई फ्रॉड कर रही है ना, कंपनी फ्रॉड कर रही है, कोई इलीगल एक्टिविटी कंपनी कर रही है, तो लोगों को पता लग गया तो लोग क्या करेगा, बंद करवा देगा ना, लोगों को जैसा लगेगा। पॉइंट समझ में। चलो, द शेयर्स ऑफ द कंपनी में चेंज हैंड्स इनफिनिटली, मतलब कंपनी के शेयर्स जो होते हैं, एक कंपनी का शेयर है ना, पढ़ा है ना शेयर कैपिटल वगैरह के बारे में, नहीं भी पढ़ा तो हम आगे पढ़ेंगे। बस इतना समझो, कंपनी के मेंबर बदलते रहते हैं। पॉइंट समझा। आज मैं कंपनी के मेंबर हूं, मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, हो सकता है कल को ये शेयर्स में महेश को बेच दूं, महेश सुरेश को बेच दे, सुरेश मोहन को बेच दे, मोहन सोहन को बेच दे, सोहन श्याम को बेच दे, श्याम राम को बेच दे, चलता रहेगा साइकिल। पॉइंट समझ में। और ऐसे ही चलता है। पॉइंट समझ में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। क्या कह रहे हैं, बट दैट डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, पर इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे, कंपनी के टिके रहने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट वाइज कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के थ्रू क्रिएट हुई है, और लॉ ही अकेला, केवल लॉ, द लॉ अलोन कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स लाइफ, की लॉ ही इसकी जो सांस से रोक सकता, लाइफ है जो उसको रोक सकता है। पॉइंट समझ में। चलो आ जाओ। इवन दो इसके मेंबर के इंसॉल्वेंट होने से या मेंबर की डेथ होने से भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेकेंड, चलो आ जाओ भाई, शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, ओके, लायबिलिटी लिमिटेड होने का क्या मतलब होता है। देखो, जब हम करेंगे कंपनी के टाइप्स, है ना, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी कि कंपनी लायबिलिटी के बेस पे हमारी कितने टाइप की होती है। ठीक है, अभी करने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में, होपफुली आज हो जाएगा रिकॉर्ड। चले, ओके, सो हम क्या बात करने वाले हैं, लायबिलिटी। ओके, लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो, काइंड ऑफ कंपनी, अभी मैंने बोला था आप किस कंपनी के टाइप्स पे, कंपनी के टाइप पे डिपेंड करता है। आप जिस टाइप की कंपनी के मेंबर होंगे आपकी लायबिलिटी उतनी ही लिमिटेड होगी। देखो, कंपनी और यहां पे कंपनी के मेंबर, कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी की एसेट, कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी की एसेट,
कंपनी की लायबिलिटी कंपनी की एसेट्स होती है, मेंबर की लायबिलिटी मेंबर की लायबिलिटी होती है, मेंबर की एसेट मेंबर की एसेट होती है। ये इसके कुछ नहीं मांगता, ये इसके कुछ नहीं मांगता। गांव में कहते हैं भाई तू मेरे नहीं मांगता कुछ भी, तो तू मेरे कुछ नहीं मांगता, समझ में, मैं अलग तू अलग, समझ में। चलो दूसरी बात, अब मेंबर की लायबिलिटी कितनी होगी? अगर कंपनी के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो मेंबर कंपनी के रिस्पेक्ट में कितना लायबल होगा? पॉइंट समझ में, ठीक है। तो देखो ये डिपेंड करता है आपकी टाइप्स ऑफ कंपनी कैसी है। टाइप्स ऑफ कंपनी की बेस पे मैं आपको यही बता देती हूँ। देखो ये रहा तीनों टाइप हमारे दिए गए हैं, ओके चलो, और ये बाद में भी आएगा तो हम यहीं पे कर लेते हैं, समझ में आए, चलो ओके। बाद में कहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। क्लासेस ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, कि किस टाइप की कंपनी होती है लायबिलिटी के बेस पे। तो लायबिलिटी के बेस पे हमारी दो तरीके की होती है, एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी, एक लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी होती है, ठीक है ओके। एक अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है ओके। ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, पॉइंट समझे, मेंबर को एंड में जब कंपनी वाइंड अप होगी, नॉट ड्यूरिंग द लाइफ, जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी बंद होगी, नॉट ड्यूरिंग लाइफ, जब कंपनी बंद होगी उस टाइम पे मेंबर से एनी सम, कोई भी अमाउंट मांगी जा सकती है, एनी सम, SUM सम, भाई कोई भी अमाउंट मांगी जा सकती है, पॉइंट समझे। नहीं कुछ भी फिक्स नहीं है, हमें नहीं पता, उनको हो सकता है 1 रुपया देना पड़ सकता है, हो सकता है लाख रुपए, हो सकता है करोड़ रुपए उनको देना पड़ जाए। तो ऐसी कंपनी जिसमें लायबिलिटी की अमाउंट अनफिक्स है कि कंपनी बंद होगी तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, कितना नहीं पे करना पड़ेगा, कुछ नहीं पता, ओके। उस कंपनी को हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, पॉइंट। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट हमारा होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, एक हमारा होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंपनी, छोड़ दो इसमें क्या लिखा, छोड़ दो, इतना समझो। मान लो आप हो ए, है ना, किसी का नाम है अनुराग, जो क्लास देख रहा हो, अमन, है ना, चलो मान लो ए से कोई भी पर्सन है, ठीक है। ए नाम के एक पर्सन ने एक कंपनी से क्या लिया, शेयर लिया, ठीक है, शेयर नहीं शेयर्स लिए, पॉइंट समझे। टोटल शेयर्स की वैल्यू कितनी बनती थी? मान लो 1000 रुपए बनती थी, 100 रुपए वाले उसने 10 शेयर लिए, 100 रुपए वाले 10 शेयर लिए, तो टोटल वैल्यू कितनी बनी? 1000 रुपए। इस 1000 रुपए में से वो कितना पे कर चुका है? फॉर एग्जाम्पल के लिए वो पे कर चुका है 200 रुपए पे कर चुका है, तो अनपेड अमाउंट कितनी है? अनपेड कितना बचा? 800 रुपए। तो अगर आपकी कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, तो जितने शेयर्स पे आपकी वैल्यू अनपेड है, देखो जो आपको पे करना है, टोटल आपको 1000 रुपए पे करना है, 1000 में से 200 तो आप दे चुके हो ना। जब आप 200 रुपए ऑलरेडी दे चुके हो तो कंपनी आपसे दोबारा थोड़ी ना मांगेगी, पॉइंट समझे। जनरल क्वेश्चन तो हमारे जनरल सेंस तो यही होती है ना, है ना, बस आपको यही समझना है इस लेवल पे कि 1000 रुपए आपको पे करना है कंपनी को, और 1000 रुपए में से आप 200 दे चुके हो, तो आप 200 तो दोबारा दोगे नहीं, बचे हुए 800 रुपए ही तो दोगे ना। तो ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर की लायबिलिटी, मेंबर आर लायबल टू पे ओनली अप टू द अनपेड अमाउंट, जितनी उनकी अमाउंट अनपेड बची है उतना ही पे करने के लिए लायबल है, पॉइंट समझे। किस पे अनपेड अमाउंट? जो शेयर्स आपने हेल्ड कर रखे हैं, जो शेयर्स आपने खरीद रखे हैं, उन शेयर्स के ऊपर जितनी अमाउंट अनपेड बची हुई है वही आपको पे करना। तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, पॉइंट समझ में। चलो ओके, दूसरी कंपनी हमारी कौन सी होती है? ऐसी कंपनी जिसके अंदर मेंबर ने गारंटी दे रखी है। क्या दे रखी है? गारंटी, GUAR, गारंटी, सॉरी। चलो कंपनी के अंदर आपने क्या दे रखा है? गारंटी दे रखी है। अब गारंटी आपने दे रखी है, क्या गारंटी दे रखी है? अब हर किसी ने एक जैसी गारंटी दे रखी है ऐसा थोड़ी हो सकता है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए ने क्या दे रखा है कि जब कंपनी बंद होगी, देखो गारंटी में और अनलिमिटेड कंपनी में क्या होता है, जब कंपनी वाइंड अप होती है उसी टाइम पे आपकी लायबिलिटी अराइज होती है। उसमें क्या है, अनलिमिटेड में वाइंड अप के टाइम पे नहीं पता कितना देना है, यहाँ पे हमें वाइंड अप के टाइम पे पता कि हमें कितना पे करना है, दैट्स वाई लिमिटेड है, पॉइंट है। आपने ए ने गारंटी दे रखी है कि जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तो मैं कंपनी को 1 लाख रुपए दूंगा। बी ने बोला मैं 1000 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। सी ने बोला मैं 10 CR रुपीज दूंगा। हर किसी ने अलग अलग बोला है, पॉइंट समझ में। तो जिसने जितनी गारंटी दे रखी है कंपनी को, पॉइंट समझ में, कि जब भी कंपनी बंद होगी, कब? जब कंपनी वाइंड अप होगी तब हम कंपनी की असेट्स के अंदर इतना पैसा लगाएंगे। देखो जो हम पैसा कंट्रीब्यूट करें, कंपनी बंद हो रही है, हम कंपनी को पैसा दे रहे हैं, तो ये लगा लो कि भाई हम बाद में पैसा दे रहे हैं, तो जो पैसा कंपनी को मिलेगा ये कंपनी की क्या है? कंपनी की प्रॉपर्टी तो है, कंपनी की एसेट ही तो है, पॉइंट समझ में। तो हम क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट करेंगे। जब कंपनी बंद होगी कहां पे? कंपनी की असेट्स के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट करेंगे, पॉइंट समझे। और ये सब क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ए भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, बी सी डी एफ, है ना, सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये आपस में क्या कहलाता है? कंट्रीब्यूटरीज कहलाता है, कंट्रीब्यूटरी कहलाता है, पॉइंट समझ में, ठीक है ओके। चलो
जितना इन्होंने बोला हुआ है उससे ज्यादा अमाउंट इनसे नहीं मांगी जा सकती। पॉइंट समझ में? चलो अब एक पॉइंट जो आपको जानना बाकी है वो यहां पे रह गया, एमओए। एमओए मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है। कंपनी का क्या होता है? मेन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, कंपनी की जो मेन इंफॉर्मेशन होती है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, मेन ऑफिस कंपनी का कहां पे है, ठीक है, कंपनी की कैपिटल क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जहां पे कंपनी का कैपिटल क्लोज आता है, ठीक है, वहां पे हमें बताना होता है कि कंपनी की शेयर्स कितने हैं, शेयर्स कितने हैं, एक शेयर कितने रुपए का है, मैक्सिमम कैपिटल कितनी रहने वाली कंपनी की, ये चीजें बताएंगे। इसी तरीके से एक आता है लायबिलिटी क्लोज। पॉइंट समझ में? एमओए के अंदर आप ये समझो कि हेडिंग आती है लायबिलिटी वाली, उसके अंदर बताई जाती है लायबिलिटी। तो वहां पे बताया जाएगा कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, या कंपनी हमारी अनलिमिटेड है। पॉइंट समझ? ये तीनों चीजें बताई जाएंगी। पॉइंट समझ में? ओके, तो यहां पे क्या बोला गया कि अगर मेमोरेंडम के अंदर बताया गया कि शेयर्स, मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग जो हमारे शेयर्स है और शेयर पे जितनी भी वैल्यू अनपेड है उतना ही हमें पे करना है, तो हम क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय कौन सी वाली कंपनी होगी? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। और अगर एमओए के अंदर बताया गया कि गारंटी के अकॉर्डिंग आपको इतना पे करना है, जो इतनी गारंटी दे रखी उतना कंट्रीब्यूट करोगे वाइंड अप के ड्यूरिंग, पॉइंट समझ है, तो आप गारंटी वाली कंपनी हो जाओगे। और अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी लैंग्वेज, जो कि लिटिल बिट डिफिकल्ट है, बस दो चार बार पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं ना, रस्सी बार बार आती है तभी जाके निशान पड़ता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने सोचा कि यो एक बार गो थ्रू करेंगे समझ में आ जाएगा। तो थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है लो की ऑडिट की, तो बस आपको एक बार गो थ्रू करना है और आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक बार यहाँ पे बताओ, आपने अभी तो 1000 रुपए दे रखे, 1000 रुपए में से 200 पे कर रखे थे, तो आपसे कितना मांग सकते हैं? 800 मांग सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने 1000 रुपए में से फॉर एग्जाम्पल के लिए 800 रुपए दे रखे होते, या मान लो 700 रुपए पे कर दिए होते, 1000 रुपए में से आपने 700 रुपए पे कर दिए थे, तो कितना मांग सकती थी कंपनी आपसे? सिर्फ 300 रुपए मांग सकती थी, है ना। तो जितना भी अनपेड बचा है उतना ही कंपनी आपको मांग सकती है। पॉइंट समझ में? चले, एक बार मैं इसको इरेज कर रही हूँ और आप अपनी बुक के अंदर या साइड में नोट्स वगैरह में कहीं भी छोटी छोटी चीजें लिखेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। ओके, चलो आ जाओ, पढ़ते क्या लिखा है। ओके, ये सारी चीजें छोड़ देंगे अभी, क्लोज वगैरह ये सब कुछ आपको देखना नहीं है। कह रहे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कहते हैं डिफाइन व्हेन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर की लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग मेंबर की जो लायबिलिटी वो लिमिटेड है टू द अमाउंट, उस अमाउंट से जो कि इफ एनी अनपेड, अगर कोई अमाउंट अनपेड बची है तो, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए 1000 रुपए के मैंने शेयर खरीदे और 1000 में से 1000 में पे कर चुकी थी, 1000 में से 1000 में पे कर चुकी थी, तो एक भी रुपया नहीं बचा, तो भैया मेरी लायबिलिटी नहीं है, कुछ भी मुझे नहीं पे करना, कुछ भी। समझ रहे हो, है ना। ओके, चले, तो क्या कह रहे हैं कि एमओए के अकॉर्डिंग जिसकी मेंबर की लायबिलिटी है कितनी? टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स। कौन से शेयर्स? शेयर्स हेल्ड बाय देम, जो शेयर उन्होंने हेल्ड कर रखे, होल्ड कर रखे, हाँ भाई हमने खरीद रखे, हमारे शेयर है, तो इन शेयर पे जितनी भी अमाउंट अनपेड है उतना ही हमें पे करना है। और ऐसी को हम क्या बोलते हैं? ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं, इट इज नोन एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। चले और आगे आ जाओ भाई, ठीक है, चलो आगे भी देख लेते हैं। चलो आगे क्या कह रहा है, इट दस इम्प्लाइज दैट मीटिंग द डेप्थ ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी के कर्जे को मीट करने के लिए, कंपनी कर्जे में डूब रही है या जो भी है, कंपनी कोई लायबिलिटी पे करनी है, तो कंपनी क्या कर सकती है? द शेयर होल्डर मे बी कॉल्ड अपॉन टू कॉन्ट्रीब्यूट ओनली द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट विच रिमेन्स अनपेड ऑन हिज शेयर होल्डिंग, कि अगर कंपनी कर्जे में है या कंपनी को अपना कोई डेप्ट वगैरह पे करना है, डेप्ट मीट करने का मतलब क्या होता है? मीटिंग करने का, थोड़ी मिल के आएंगे उसे, मीटिंग करने का होता है कि डेप्ट की पेमेंट करना। पॉइंट समझा। और डेप्ट की पेमेंट करने के लिए अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी शेयर होल्डर को क्या बोल सकती है? कंपनी शेयर होल्डर से उतना ही पैसा मांग सकती है जो उनकी शेयर होल्डिंग पे, जो शेयर उन्होंने होल्ड कर रखा है और शेयर होल्डिंग पे जितना पैसा बचा हुआ है, रिमेनिंग है, अनपेड है, वही हम मांग सकते हैं। हिज सेपरेट प्रॉपर्टी, जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, ये नहीं उसकी बीवी के गहने, उसके हाथों की अंगूठियां, गोल्ड की वॉच, ये सारे मांग लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पॉइंट समझ में? चलो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जो जितना उसको पे करना है वही पे करेगा, बाकी उसकी लायबिलिटी और कंपनी की लायबिलिटी अलग अलग चलेंगी। चले, इट मे बी वर्थवाइल टू नो दैट दो अ शेयर होल्डर इज अ को ओनर, ये बात सही है कि भले ही जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के ओनर्स होते हैं, मालिक होते हैं, पॉइंट समझे, लेकिन इतना नहीं कि वो कंपनी की एसेट का भी ओनर है, ना वो कंपनी की एसेट का ओनर है, ना ही वो कंपनी की प्रॉपर्टी वगैरह के लिए लायबल है। पॉइंट समझे। ओनरशिप ऑफ एसेट रिमेन्स विद कंपनी, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उनकी ओनरशिप, उन एसेट की ओनरशिप किसके पास होगी? कंपनी के पास होगी, क्योंकि ये क्या है, एक ये
नेचर ऑफ, सॉरी मैंने ये इसको नेचुरल पढ़ रही, नेचुरल कैसे हो गया, चलो ओके, कह रहे बिकॉज इट इज इन नेचर ऑफ अ लीगल पर्सन, ये लीगल पर्सन है, इसका नेचर कैसे, कंपनी लीगल पर्सन ये होल्ड कर सकती है, चलो ओके। द एक्सटेंट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ शेयर होल्डर एज अ कोनर इज मेजर्ड बाय हिज शेयर होल्डिंग, कि किस हद तक जो हमारा शेयर होल्डर है वो लायबल होगा, उसका कोई राइट बनेगा, ड्यूटीज बनेगी कंपनी के रिस्पेक्ट में, उसकी शेयर होल्डिंग पे डिपेंड करेगा। जो भी हमने देख लिया कि भाई 1000 रुपए के शेयर्स उन्हें होल्ड कर रखे हैं, उसमें से 200 रुपए पे करने बाकी तो 200 पे कर देगा, 400 पे करने 400 पे कर देगा, सिंपल। चले आगे, नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें भी ये सारी चीजें छोड़ो, देखो क्या कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन करता है, कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड, कितने तक मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड, बाय द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग टू सच अमाउंट, उस अमाउंट तक लिमिटेड है, एज मेंबर में रिस्पेक्टिवली अंडरटेकन by the memorandum to contribute to the assets of the company in the events of being wound up, कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसके अंदर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है, मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग उस अमाउंट तक जो मेंबर ने कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला कि कंपनी जब बंद होगी तो कंपनी के असेट्स में हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, समझ में। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ अ गारंटी कंपनी इज लिमिटेड अप टू स्टिपुलेटेड सम मेंशन इन द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में उन्होंने बता रखी होगी ना कितनी गारंटी दे रखी है, मेमोरेंडम के अंदर लायबिलिटी क्लोज में उन्होंने बता रखी होगी कितनी गारंटी दे रखी है, जो गारंटी की अमाउंट उन्होंने दे रखी है, ए ने इतनी, बी ने इतनी, सी ने इतनी, उतनी ही अमाउंट तक उनसे मांगा जा सकता है। मेंबर कैन नॉट बी, यहाँ पे देखिए, मेंबर कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट बियॉन्ड दैट सम, जितनी अमाउंट दी गई है, ठीक है, उतनी ही अमाउंट क्या है उनको देनी है, उससे ज्यादा अमाउंट उनको पे नहीं करनी। ओके चले, अब कॉमन फीचर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ओके। कई बार ऐसा क्वेश्चन देखा गया है कि भाई आपसे पूछ लेगा कि गारंटी वाली कंपनी है या लिमिटेड बाय शेयर है उसमें कॉमन फीचर बताओ, या जो गारंटी वाली कंपनी है और जो हमारी अनलिमिटेड कंपनी है उसमें कॉमन फीचर बताओ, ये तीनों के बीच में जो कॉमन है या डिस्टिंक्ट है वो बताओ, है ना, इस तरीके से तो आपको समझ होनी चाहिए। देखो, गारंटी कंपनी एंड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल आर लीगल पर्सनैलिटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी, आपको पता है गारंटी वाली भी ओके, ठीक है ओके, और जो हमारे शेयर्स वाले हैं दोनों में लायबिलिटी क्या होती है, दोनों में ही लायबिलिटी हमारी क्या होती है भाई, लिमिटेड होती है, ठीक है, और दोनों में लीगल पर्सनैलिटी होती है। चलो आ जाओ, अगर इन द लेटर केस मेंबर लायबिलिटी इज लिमिटेड बाय द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड, अगर लेटर केस में यहाँ पे शेयर की बात बाद में करी है, तो शेयर के केस में जो अमाउंट अनपेड है और गारंटी के केस में जो भी हमने मेंबर ने अंडरटेक करा कि इतना हम पे करेंगे, पॉइंट समझे, उतने तक ही लिमिटेड होगा। डिस्टिंक्शन क्या है, ये कॉमन फीचर की बात हुई थी, दोनों में क्या है कॉमन फीचर, दोनों में लायबिलिटी लिमिटेड है, लीगल पर्सनैलिटी, ये वाली बात हुई थी। चलो, डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या है कि दोनों के अंदर एक डिफरेंस है, क्या है कि फॉर्मर पहले केस में, गारंटी वाले केस में आपकी लायबिलिटी तभी बोली जाएगी जब कंपनी आपकी क्या होने पे हो, बंद होने पे हो, पॉइंट समझे। गारंटी की अमाउंट कम मांगी जाएगी, मैंने अब भी आपको बताया था कि वाइंड अप के टाइम पे मांगी जाएगी, ठीक है। और दूसरे वाले में हमने क्या बात करी थी कि दूसरे वाले में हमने ये वाली बात करी थी कि शेयर वाले केस में ड्यूरिंग द लाइफ टाइम बंद होना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि वाइंड अप हो जाएंगे तभी शेयर के पैसे मंगाएंगे, नहीं, ड्यूरिंग लाइफ टाइम हम कभी भी मंगा सकते हैं, ड्यूरिंग लाइफ ऑफ द कंपनी कभी भी मंगा सकते हैं। दूसरा, गारंटी वाले में और अनलिमिटेड में वाइंड अप के टाइम पे ही मंगवाते हैं। चले, ओनली सब्जेक्ट टू कंडीशन बट इन द लेटर केस मे बी कॉल्ड अपॉन टू डू एट एनी टाइम इधर ड्यूरिंग द कंपनी लाइफ टाइम और ड्यूरिंग वाइंडिंग, मतलब डिफरेंस के लिए ये है कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम कभी भी मंगा सकते हैं, वहां पे वाइंडिंग अप के टाइम पे ही मंगाएंगे, इसमें ड्यूरिंग लाइफ टाइम वाइंडिंग अप कभी भी और वहां पे वाइंडिंग अप के तौर पे ही मंगवाएंगे। चले आ जाए, इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन गारंटी कंपनी दैट इट डज नॉट रेज इट्स इनिशियल वर्किंग फंड फ्रॉम मेंबर, कि अगर गारंटी कंपनी के केस में हम बात करें तो ये कुछ कैपिटल लेती ही नहीं अपने मेंबर से स्टार्टिंग में, जब कंपनी बंद होगी तब लेगी, पॉइंट समझ में, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड शेयर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी क्या करती है, शेयर वाली कंपनी कभी भी पैसा ले सकती है, पॉइंट समझ में। चले ओके, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इस वाले केस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट कहता है द राइट ऑफ अ गारंटी कंपनी टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट the transfer by a member of his interest in the company in on a different footing that of a company limited by share, the membership of a guarantee company may carry privileges much different from those of ordinary shareholder। मैं इसका मीनिंग आपको समझाती हूँ क्या कह रहा है। देखो, इसके अंदर क्या बोला गया है, इसके अंदर आपको ये चीज, एक सेकेंड बस, आपको देखो, एक कंपनी जो शेयर्स वाली होती है, ठीक है ओके, और एक कंपनी जो गारंटी वाली होती है, पॉइंट सर, दोनों कंपनी डिफरेंट होती है। तो शेयर कंपनी में शेयर ट्रांसफर करना बहुत इजी होता है, वहाँ पे हमारे शेयर में इंटरेस्ट होता है, लेकिन गारंटी वाली कंपनी में शेयर्स तो होते नहीं, कैपिटल वाली कंपनी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट होता है किसी अलग मीन्स के थ्रू, पॉइंट समझ में, ठीक है। शेयर तो यहाँ पे है नहीं जो हम शेयर ट्रांसफर कर दें, तो शेयर वाली कंपनी के अंदर शेयर ट्रांसफर करना अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, और जो गारंटी वाली कंपनी होती है उसके अंदर जो मेंबर होते हैं उनको
वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं उसको हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। जो गारंटी कंपनी है उनके मेंबर के पास अलग प्रिविलेजेस होती है और इनके पास अलग बेनिफिट होते हैं। पॉइंट समझे? बस ये इजी है और ये आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। समझ में आया? चले ओके, ये बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, ये अर्लियर स्टेज मतलब अबो स्टेजेस के लिए, तो इसको आप इग्नोर करेंगे। चलें आ जाओ, ये कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। चलें अनलिमिटेड कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, इन सच अ कंपनी द लायबिलिटी ऑफ मेंबर सीज व्हेन ही सीजेस टू बी अ मेंबर। ये पॉइंट ध्यान देने वाली बात है क्या, कि अगर मान लो ए हमारी एक कंपनी है, कौन सी? अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड वाली कंपनी का ए क्या है? एक मेंबर है, तो ए की लायबिलिटी क्या होगी? मेंबर ए की लायबिलिटी क्या होगी? मेंबर होने की वजह से अनलिमिटेड होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। ओके, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी इसकी। ठीक है, ओके। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए ए इस कंपनी को ही छोड़ दे कि भैया मेरे को मेंबर नहीं बनना, मुझे मेंबर नहीं बनना, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो देखो, अगर आप किसी कंपनी के मेंबर हो जो कि अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है, तो उसमें आपकी लायबिलिटी कैसी रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी। लेकिन अगर वो मेंबर, उस कंपनी का मेंबर होना ही सीज हो जाए, मतलब मेंबर होना ही बंद हो जाए, पॉइंट समझे, उसकी मेंबरशिप को ही छोड़ दे, पॉइंट समझ में, किसी भी तरीके से, तो उसकी लायबिलिटी हमारी क्या हो जाती है? लिमिटेड हो जाती है, खत्म, मतलब उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है, पॉइंट से। लेकिन इसके लिए एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे देखेंगे, देखो अनलिमिटेड कंपनी क्या कह रहा है? नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर, मेंबर की लायबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं होती। द लायबिलिटी सीजेस ऑन व्हेन ही सीज टू बी अ मेंबर, कि जब आप मेंबर होना बंद हो जाते हो तो आपकी लायबिलिटी भी खत्म हो जाती है। ठीक है, लायबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वाउंड आउट, जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। जब कंपनी बंद हो जाएगी उसके बाद ही आपकी क्या है? लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जब कंपनी वाइंडिंग अप के प्रोसेस में चली जाती है तभी उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला जाता है कि हाँ भैया अब आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, इतना ले आओ, इतना ले आओ, पॉइंट है। ओके, ये देखो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड्स टू द अमाउंट ऑफ कंपनीज डेब्ट एंड लायबिलिटी। हर मेंबर की लायबिलिटी, मान लो ए है, बी है, सी है, डी है ना, हर किसी की लायबिलिटी कितनी तक जा सकती, जितनी भी कंपनी की लायबिलिटी होगी उसके लिए आप पर्सनली लायबिलिटी, क्योंकि अनलिमिटेड का मतलब होना क्या है कि जितनी कंपनी की लायबिलिटी जब तक खत्म नहीं कर दोगे, जब तक पे नहीं कर दोगे, आपकी लायबिलिटी बढ़ती रहेगी, पॉइंट समझा। अब ये नहीं कि सिर्फ ए से ही मांगा जाएगा, बी सी डी तो ऐसे ही है, बैठ के चले जाएंगे, नहीं भाई, हो सकता है ए पे कर दे लेकिन बाद में इनसे भी वो मांग लेगा, पॉइंट समझे? ठीक है, मतलब सभी मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे, एक अकेला पर्सन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अच्छा, ये पॉइंट आपके में नहीं दे रखा क्या? एक पॉइंट और होता है, पर चलो कोई नहीं, अगर नहीं दे रखा तो हम छोड़ देते हैं कि अगर वो मान लो आज अगर सीज हो गए हम किसी कंपनी के मेंबर होना, और 6 महीने के अंदर अंदर, शायद बाद में कहीं मिलेगा हमें, 6 मंथ के अंदर अंदर अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है, आज हम मेंबर होना सीज हुए, सीज कब हुआ है? आज हुआ है, ठीक है, और 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर आपकी कंपनी वाइंड अप होने शुरू हो जाती है, तो आपकी लायबिलिटी, भले ही आप मेंबर नहीं हो लेकिन आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाएगी, इवन दो यू आर नॉट अ मेंबर, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाएगी। समझ में? ये एक रूल होता है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया लायबिलिटी लिमिटेड कैसे होगी, टाइप्स ऑफ कंपनी के इसमें भी देख लिया हमने। चलो, तो ये पॉइंट हमारा हो गया। आर्टिफिशियल लीगल वाले पर्सन पे पॉइंट पे आते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। नेचुरल बर्थ इसका नहीं होता कि इसके मम्मी पापा होंगे, नहीं, इसका जो भी कुछ है वो लो है, लीगल जुडिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लो। भाई वही पॉइंट्स है जिसके पास क्लोथ वाली जैसे एक इंडिविजुअल के पास राइट होता है, इसी तरीके से वो ये भी इन्हीं राइट के साथ क्लोथ की जाएगी बाय द लॉ। पॉइंट समझ है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपने पास प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज आप देख चुके हैं, एक्वायर कर सकते हैं प्रॉपर्टी राइट वगैरह वगैरह। चलें आ जाओ, ये देखो, इसको कोई इशू कर सकता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आपने देखा होगा कई बार क्या करते हैं, किसी कंपनी के प्रोडक्ट में खराबी निकल आती है, तो क्या है, वो हम उस वहां पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको शू नहीं करते, जो कंपनी के ओनर है उनको शू नहीं करते, हम किसको शू करते हैं? कंपनी को। पॉइंट समझे कि आपके प्रोडक्ट में खराबी है तो कंपनी को हम शू कर सकते हैं, कंपनी हमें शू कर सकते हैं। पॉइंट समझ में? ठीक है, मान लो एक कस्टमर था, है ना, उसने वो कंपनी का डेटर बन गया, कंपनी का डेटर बन गया मतलब कंपनी का कस्टमर था, बहुत सारे सामान कंपनी से खरीदा, डेटर बन गया, कितने का? 1 करोड़ रुपए का। अब वो कंपनी को पैसे दे नहीं रहा, कहीं भाग रहे इधर उधर, कंपनी ने उठा के इस पे केस कर दिया, तो कंपनी भी केस कर सकती है। इट कैन डू एवरीथिंग विच अ नेचुरल पर्सन कैन डू। एक जैसे इंसान कुछ भी कर सकता है, ऐसे ये भी कर सकती है, बस 2-3 चीजें नहीं कर सकती, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या? देखो, ये जेल नहीं जा सकती। ये जेल क्या है? कंपनी, हम तो है इंसान है, मैंने मर्डर कर दिया, उठा के ले जाएंगे मुझे। पॉइंट समझ रहे हो? लेकिन अगर कंपनी है हमारी, तो कंपनी क्या है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है वहां पे, कंपनी तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो कंपनी को आप जेल नहीं भेज सकते। कंपनी एक तरीके से जो ओथ खाते हैं,
जिसे हम कसम खाते हैं, सॉरी कसम खाते हैं कि भैया मैंने ऐसा नहीं किया, ये भैया मैंने ऐसा करा था, यकीन करो मेरा, है ना। इसी तरीके से आप लोगों के सामने कसम नहीं खाते, आप डिक्लेयर करते हो, आप ओथ लेते हो, एक तरीके से शपथ लेते हो कि हम ऐसा है या ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये कंपनी के हाथ पैर तो है नहीं, वो ओथ लेगी कैसे, पॉइंट समझ, मुंह तो है नहीं। ये मैरी नहीं कर सकती। आपने देखा एक कंपनी की, टाटा कंपनी की, जियो कंपनी के साथ शादी हो गई, ऐसा कुछ सुना है आपने कभी? चले ओके, आगे क्या है, प्रैक्टिस लर्न प्रोफेशन। ये कंपनी क्या है भाई, कंपनी तो कुछ भी नहीं, एक निर्जीवी तो है, एक आर्टिफिशियल पर्सन ही है। तो ऐसा थोड़ी नहीं जैसे हम लोग पढ़ सकते हैं, शादी कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, ओ मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ये पसंद है, मैं मैगी नहीं खाऊंगी, मैं तो व्हाइट सॉस पास्ता खाऊंगी, ऐसे कंपनी तो नहीं ना कर सकती। चलो ओके, लीगल पर्सन इन इट्स ओन सेंस, ये सारी वही बातें लिख रही है, ठीक है। तो क्या है, कंपनी खुद आर्टिफिशियल पर्सन होने की वजह से कुछ ह्यूमंस के थ्रू काम करते हैं, जो इसके डायरेक्टर कहलाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको पॉइंट बताया था, डायरेक्टर कैन नॉट कंट्रोल अफेयर ऑफ द कंपनी। पॉइंट समझ में, ये कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि डायरेक्टर को पावर कौन देता है, पावर मिलती है कंपनी के एमओए के अकॉर्डिंग। मेंबर जो जिसको मेंबर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मेंबर ड्रॉ करते हैं, कंपनी के मालिक क्या करते हैं, एमओए बनाते हैं, एओए बनाते हैं। इन एओए एमओए में लिखी होती है कंपनी की पावर्स, डायरेक्टर वगैरह की पावर। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे क्या करते हैं, काम करते हैं। पॉइंट समझ में, ठीक है। ये कंपनी के एजेंट है, डायरेक्टर आर द एजेंट ऑफ कंपनी, नॉट द एजेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी। कंपनी के एजेंट है, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, कंपनी के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। मेंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि कौन सा मेंबर जो कहेगा, उसने बोला मेरे घर पे सब्जी लेके आ जाओ, हम सब्जी लेके पहुंच जाएंगे। पॉइंट समझ आए? ओके चलो, डायरेक्टर कैन आइदर ऑन देयर ऑन, अपने आप से साइन कर सकते हैं, कॉमन सील के साथ कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह को कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट करेंगे। पॉइंट समझ रहे हैं? द कंपनी इज कॉल्ड आर्टिफिशियल, इस वजह से हम कंपनी को एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहते हैं। कॉमन सील में मैं आपको बता चुकी हूँ, कॉमन जैसे नोटा नेचुरल बॉडी, एक नेचुरल बॉडी नहीं है, इसलिए क्या है, ये ह्यूमन बीइंग के थ्रू काम करती है, अपना काम खुद से नहीं कर सकती। तो कॉमन सील क्या है, कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर। देखो यहाँ पे मैं एक बार अंडरलाइन करना चाहूंगी, यहाँ पे कॉमन सील क्या है, कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। पॉइंट समझ है? जो कंपनी के ऑफिसर वगैरह कंपनी के डॉक्यूमेंट्स या जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स पेपर वगैरह होंगे उन पे हम फिक्स करते हैं। पॉइंट समझ में? चलो, कॉमन सील इज अ सील यूज्ड बाय कंपनी एज अ सिंबल ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, कि हाँ भैया मैं भी एक हूँ और मेरा एग्जिस्टेंस है और मैं कंपनी हूँ। चलो ओके, 2015 तक हमारा क्या था, ये कॉमन सील रखना, मतलब उससे पहले मैंडेटरी था, बाद में ऑप्शनल कर दिया गया। पॉइंट समझ है? एंड हैव अ कॉमन सील मतलब चॉइस आपके पास। पॉइंट समझ में? ठीक है, ये वर्ड जो था ना पहले, ये हटा दिया गया कि एंड अ कॉमन सील, ये हटा दिया गया 2015 में, तो अब हमारे पास चॉइस है। पॉइंट समझ है? ऑप्शनल कर दिया गया। ओके चलो, कॉमन सील हैज बीन मेड ऑप्शनल सिंस 2000। एक्ट तो हमारा आई थिंक 1956 वाले के टाइम पे भी रिमूव कर दिया हो। चलो प्लीज इस पे ध्यान नहीं देना और ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा। बाकी एक बार मुझे डेट चेक करनी है, नहीं लेकिन लिखा तो है। ओके, ओ सॉरी, यूके की बात, इवन इन द यूके, सॉरी यूके की बात है। ओके, आई वाज कंफ्यूज कि ये कैसे हो गया। चलो यूके की बात करें कि यूके में भी हटा दे रहा है, लेकिन हमारे इंडिया में ये 2015 में हुआ है। चलो मैं भी करूँ, मैंने गलत कैसे पढ़ रखा है। चलो ओके, इन केस ऑफ, तो इंडिया में 2015 से हटाया गया है और यूके में 2006 से। चलो कह रहे इन केस अ कंपनी डजंट हैव एनी कॉमन सील, कंपनी के पास कोई कॉमन सील नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, जैसे मैंने आपको बताया था 2 डायरेक्टर तो 2 डायरेक्टर, और जहां पे हमारे पास कंपनी सेक्रेटरी तो 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी मिलकर कंपनी के क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई कर देंगे, ऑथेंटिकेट कर देंगे। समझ में? चलें ओके, अब हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाला है, पूरा डेप्थ में हमने कर लिया। अच्छा, ये टॉपिक कराने से पहले मैं एक बार आपको वापस लेके जाना चाहती हूँ, कहाँ पे, हमारे इंट्रो पे। यहाँ पे हमने कंपनी देखा है, ठीक है। अच्छा, ये डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं है, जरूरी नहीं। कॉर्पोरेशन क्या है, कंपनी एक कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन का एक कॉर्पोरेट बॉडी है जो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, जो सिर्फ लॉ की आइज में एग्जिस्ट करती है। बीइंग अ मेयर क्रिएशन, ये सिर्फ लॉ की क्रिएशन है, किसी और ने इसको क्रिएट नहीं किया है। ये पोजेस करते हैं वो सारे राइट्स या करेक्टर जो हमारे लॉ ने इसको प्रोवाइड किया है। पॉइंट समझ में? चले ओके, यही है इसके अंदर। चलो यहाँ पे हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कंपनी एक्ट क्यों बनाया गया है, देखो कंपनी एक्ट इसलिए बनाया गया है, कंपनी एक्ट से पहले देखो भाई कंपनी एक्ट 1956 होता था। पॉइंट समझे? ओके, कंपनी एक्ट 2013 वाज प्रेसिडेड बाय द कंपनी एक्ट 1956। कि कंपनी एक्ट 2013 को कौन प्रेसिड करता था पहले, 1956, मतलब इससे पहले कौन सा एक्ट था, 1956 था। फिर हमने क्यों ये 2013 वाले लेके आए, देखो जैसे हमारा घर पुराना हो जाता है तो हम उसमें कुछ रिपेयर करते हैं, कुछ कई बार तोड़ के भी बनाना पड़ता है। इसी तरीके से हमारा 1956 वाला कंपनी एक्ट पुराना हो चुका था, क्योंकि आपको पता है 1947 में एक दिन मैंने क्लास में ऐसे पूछा कि हमें फ्रीडम कब मिली थी, भाई लोग 26 जनवरी बोल रहे हैं, मतलब ठीक है चलो कोई बात नहीं,
गलत लोगों को फ्रीडम मिल गई है ना। चले, सो 1947 में 15 अगस्त 1947 में हमें फ्रीडम मिली और उसके जस्ट कुछ टाइम पीरियड बाद ही हमने 1956 में ये कंपनी एक्ट बना दिया। उस टाइम पे फ़ॉरेन से ट्रेड करने पे या फ़ॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह लेने पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस वगैरह थी, पॉइंट समझ में आया, ठीक है। फिर हमने देखा एक ईयर आया था हमारा 1991, ठीक है। और ये मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ, किसी को नॉलेज ना हो तो प्लीज़ छोड़ देना, बस इतना समझो कि 1956 वाला एक्ट, जैसे आपका ऐसा होता है ना, डेली एक चीज़ खा रहे हो तो मन भर जाता है, अब कुछ और नए खाने की जरूरत है, घर पुराना हो गया बदलने की जरूरत है ना। तो इसी तरीके से 1956 वाले में बहुत सारे रूल्स वगैरह चीज़ें बहुत सारी मिसिंग थी, इस वजह से 1956 को रिप्लेस करके 2013 बनाया, पॉइंट समझ में। अब जिनको नॉलेज है वो इधर आ जाओ कि भाई 1956 वाले में हमने लॉ बना दिया, उसके बाद 1991 में हमारा एलपीजी पॉलिसी आई थी, जिसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ था। ग्लोबल होने की वजह से क्या है कि हम बाहर के देशों से ट्रेड वगैरह करने लगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगी, फॉरेन कंपनी को हमने यहाँ पे वेलकम किया है ना। क्यों कर रहे थे? क्योंकि 1956 में ये देखा गया कि भाई जो हमारे पर जो ईस्ट इंडिया ने जो 200 साल तक राज किया वो कंपनी के थ्रू, व्यापार के थ्रू ही शुरू हुआ था, तो बहुत रेस्ट्रिक्शन से कि अब फिर से इस चक्कर में नहीं पड़ना वरना फालतू में दिक्कत हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें, ये रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। फिर हम 1991 में एलपीजी पॉलिसी आ गई, तो वहाँ पे हम ग्लोबल लेवल पे जाने लगे, काम करने लगे, तो हमें नए रूल्स वगैरह की, नए इन्वायरमेंट की जरूरत थी, जो हम ग्लोबल लेवल पे हमें अच्छे रूल्स प्रोवाइड कर सके, या हम अपनी कंट्री में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है या कोई भी फॉरेन से रिलेटेड डीलिंग हम करते हैं वो कंपनी के अकॉर्डिंग अच्छे से कर सके, पॉइंट समझ में। चलो, तो क्या कह रहे हैं, कंपनी एक्ट 2013 हमने क्यों इनेक्ट किया? कंपनी एक्ट 2013 इसलिए आया था, इसलिए एक एक्ट बना था ताकि कंसोलिडेट कर सके। कंसोलिडेट करने का मतलब होता है मेकिंग समथिंग मोर बेटर, या स्ट्रेंथ देना, स्ट्रॉन्ग बनाना किसी चीज़ को एक तरीके से, मेकिंग समथिंग मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिख देती मैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। क्योंकि कंपनी एक्ट 1956 था, उससे पहले 1913 था, वो पुराने हो चुके थे, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। एंड अमेंड करना और उनको बदलना भी, स्ट्रॉन्ग बनाना, सारी चीज़ों को, सारे लोगों को इकट्ठा करके स्ट्रॉन्ग करके हमें अच्छा बनाना था। इसलिए कौन से लोग को? लॉ रिलेटिंग टू कंपनी, कंपनीज से रिलेटेड लॉ को इकट्ठा करके स्ट्रॉन्ग बना सके, चेंज कर सके, इसलिए हमने कंपनी एक्ट 2013 बनाया। लेकिन जो पहले हमारा था वो 1956 था। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, ड्यू टू चेंज, क्या चेंज हुआ? चेंज इन द, कहाँ पे चेंज हुआ? नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। हमारे नेशनल लेवल पे भी चेंज हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे तो चेंज हो ही रहा था, पॉइंट समझ में। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से एक्सपेंशन एंड ग्रोथ को फैसिलिटेट करने के लिए, पॉइंट समझ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल, सीजी, कई बार मैं सीजी बोल रही हूँ तो प्लीज समझ जाना, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि 1956 वाले लॉ को हम रिप्लेस कर देंगे न्यू लॉ के साथ, पॉइंट समझ है। और वो लॉ कौन सा था? कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा एक्ट हमारा? 2013, कंपनी एक्ट 2013। इसके अंदर कितने शेड्यूल है? इसके अंदर 7 शेड्यूल है, 29 इसके अंदर चैप्टर्स है, पॉइंट समझ है, 29 इसके अंदर चैप्टर है, और 470 इसके अंदर सेक्शंस है। अब ये शेड्यूल क्या होते हैं, चैप्टर्स क्या होते हैं, सब कुछ छोड़ दो, वैसे मैं समझाना चाहती थी इसको, ठीक है, कभी फिर समझाती हूँ, ठीक है। मतलब एक तरीके से कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, लाइक स्कूल है, स्कूल के अंदर प्राइमरी सेक्शन, मिडिल सेक्शन, हायर, है ना, इस तरीके से। फिर प्राइमरी में क्लासेस डिवाइड है, क्लासेस के अंदर सेक्शन डिवाइड, इसी तरीके से इसको भी पूरा डिवाइड कर रखा है। ये बात है आपके ध्यान रखने वाली है नहीं, सी वाले बच्चों के लिए आएगा नहीं, ठीक है, ओके। चलो, अगर कोई सी इंटर, CM इंटर का बच्चा देख रहा है तो उनको ये बात याद रखनी पड़ेगी, पॉइंट समझ में। चलो, मतलब डिवाइड कर रखा है इतने इसके अंदर। चलो, क्या है कंपनी एक्ट 2013 के लिए, ताकि हम इम्प्रूव कर सके। किस चीज़ को इम्प्रूव करें? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक कंपनी को गवर्न करने का तरीका क्या होना चाहिए, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करने के लिए किस तरीके से उसको एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, कौन सा काम कैसे होगा बेहतर तरीके से, है ना। सिंपल करने के लिए रेगुलेशन को, जो रूल रेगुलेशन उनको और सिंपल करने के लिए, ताकि आसानी से काम किया जा सके, बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के या बिना किसी परेशानी के, बिना टाइम लगाए, ज़्यादा कॉस्ट वेस्ट ना हो, इससे कर सके। ओके, स्ट्रेंथनिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, इसमें रोल भी हमारा विसल ब्लोअर का है। देखो, माइनॉरिटी इन्वेस्टर क्या होता है, मतलब फॉर एग्जांपल के 100% में से 60% कैपिटल मेरे पास है, ओके, ठीक है, ओके, और 40% कैपिटल आपके पास है, मैं आपको ज़्यादा थोड़ी ना दूंगी, चलो, ओके, आपके पास 40% कैपिटल है, ओके, ठीक है, इतना ठीक है, चल जाएंगे, ओके। देखो, जिसके पास ज़्यादा पावर होगी, जिसके पास ज़्यादा कैपिटल होगी, जिसके पास ज़्यादा वोटिंग पावर होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेजर। मेजर होने का मतलब कहते हैं ना, माइनॉरिटी कैटेगरी, माइनॉरिटी है, ये वो है ना। तो पहले क्या होता था कि जो इनके पास मेजर पावर होती थी, मेजर वोटिंग पावर होती थी, मेजर कैपिटल जिनके पास होती थी, तो वो
उनका ही डिसीजन चलता था। मीटिंग होगी, आपके पास ज़्यादा वोटिंग पावर है, मेरे पास ज़्यादा वोटिंग पावर है, तो मेरी चलेगी, आपके पास होगी तो आपकी चलेगी। तो इस वजह से क्या होता था, माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर थे उनकी बातें नहीं सुनवाई जाती थी, उनकी मतलब कोई सुनवाई नहीं होती थी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कोई इतना रिलेवेंट नहीं हो पाता था। लेकिन अब बहुत जगह ऐसा ऑप्शन दिया है कि भले ही आप माइनॉरिटी हो, लेकिन अगर आप इनकी बातों से, इन मेजोरिटी वालों की बातों से सहमत नहीं हो ना, तो आप कहाँ जा सकते हो, ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। पॉइंट समझ, ट्रिब्यूनल कोर्ट के पास आप जा सकते हो। पॉइंट जो पहले नहीं होता था बहुत सारे केसेस में। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके पास कि अगर मान लो मेजोरिटी वाले आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं या आपको सही नहीं लग रहा है या आप उनके पॉइंट से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग उनका जो पॉइंट है वो वैलिड नहीं है, ठीक है, आपकी नहीं बन रही है, तो आप ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो, कोर्ट को अपील कर सकते हो। बस ये वाली बात है। पॉइंट समझ में। चलो ये पॉइंट भी हमारे आएंगे, है ना। इंटर लेवल पे तो हमने और बहुत सारा डिटेल में पढ़ना है, अभी जो आपका फाउंडेशन लेवल का हम उसी पे फोकस करेंगे। समझ में आए? चले आ जाओ भाई। इसके मुझे लगता है पार्ट्स आने वाले हैं, अगर हम इतना डिटेल में पढ़ेंगे तो पार्ट में तो डालना ही पड़ेगा। ओके, और जिसको भी लग रहा है कि बहुत लाइक अभी तो हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है तो डेप्थ में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी को लग रहा है तो आप थोड़ा स्किप करके देख सकते हो किसी टॉपिक को। चलो, विसल ब्लोअर का रोल पहली बार यहाँ पे है। अभी विसल ब्लोअर क्या होता है, अब ये भी मैं बता देती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी पॉइंट आपका छूटे। तो देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी है, अब मैं अपनी कंपनी का नाम ले लेती हूँ, किसी दूसरे की कंपनी को खराब नहीं करते। मान लो एक कंपनी है ABC लिमिटेड कंपनी। ओके, वैसे ऐसा नहीं है कि यही कंपनी है, बहुत सारी कंपनी का ऐसा स्कैंडल पकड़ा गया था, आपको पता ही होगा। चलो ओके, नहीं भी होता तो छोड़ दो। मान लो एक कंपनी है ABC लिमिटेड, इस कंपनी में कोई फ्रॉड चल रहा है या कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, कोई बॉडी ऑर्गन वगैरह सप्लाई हो रहा है, कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, समझ रहे हो, ठीक है। ABC लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी के अंदर कुछ भी इलीगल एक्टिविटी चल रही है। पॉइंट समझ में? तो ऐसे केस में मान लो अगर मतलब ट्रिब्यूनल को, कोर्ट को या किसी भी अथॉरिटी को इस पे डाउट होगा, किसी भी कंपिटेंट अथॉरिटी को इस पे डाउट होगा, तो वो क्या करेंगे, ऑफिसर्स को भेजेंगे कि भैया जाओ और यहाँ पे क्या करो, इन्वेस्टिगेट करो। अब एक बात बताना, जिनको पता है, मान लो मैं हूँ इस कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हूँ या मैं इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर हूँ या मैनेजर हूँ, चाहे मैं फ्रॉड में इन्वॉल्व हूँ नहीं हूँ, हमें तो ज्यादा ही नॉलेज होगी ना। पॉइंट समझ रहे हो ना? मैं खुद इन्वॉल्व होंगी तो मुझे पता ही है, अगर मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ तो मुझे पता, मेरे सीनियर्स इन्वॉल्व है तो मुझे पता होगा, है ना, थोड़ा आइडिया तो लग ही जाता है। ओके चलो, तो क्या कह रहे हैं कि जो ऑफिसर्स आएंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब एक बात बताओ, वो ऑफिसर्स बाहर जा रहे हैं, वो आएंगे, चेकिंग करेंगे, टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगी, है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो उनको बहुत टाइम लगेगा चेक करने। अगर आपको फ्रॉड की नॉलेज है, जो भी गलत काम वहां पे हो रहा है उसकी नॉलेज है, और आप उस नॉलेज को शेयर कर देते हो, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते हो। पॉइंट समझे? मतलब एक तरीके से खुद एक विसल बजा के हिंट दे रहे हो, सीटी मार के हिंट दे रहे हो, या एक तरीके से बाकियों की सीटी पिटी गुल करवा देते हो, तो आपको बोला जाता है विसल ब्लोअर। आपने हेल्प कर दी, ठीक है, चाहे आप खुद शामिल थे या आपके कोई और था, आपने हिंट दे दी ऑफिसर्स को। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर आप खुद शामिल थे तो आपकी थोड़ी ना सजा कम हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर किसी दूसरे के बारे में आपने हेल्प करी है तो ऐसे केस में क्या होता है कि कंपनी, ऐसा नहीं कि आपने हेल्प कर दी तो बाद में आपके डायरेक्टर, मैनेजर या कोई बड़ी पार्टी आपको मरवा देगा या आपको मार पिटाई करेगा, ऐसा नहीं कर सकते। वैसे तो होने के लिए कुछ भी हो रहा है, हम सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, बट एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि अगर ऐसा कोई इंसान करता है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटर्स की हेल्प करता है, तो बाद में उसके साथ किसी भी तरीके का गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा, उसको किसी भी तरीके से डराया धमकाया मारा पीटा नहीं जाएगा। ये लॉ हमारा कहता है। अगर ऐसा उसके साथ करते हो आप तो बाद में कोर्ट की हेल्प ले सकता है। पॉइंट समझ में? तो विसल ब्लोअर क्या है, मतलब इन्वेस्टिगेटर जो आए हुए हैं आपकी एंटिटी के अंदर, आप अगर उनकी हेल्प करते हो, उनको एक तरीके से हिंट कर देते हो क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, तो उनकी हेल्प हो जाती है और इसी चीज को विसल ब्लोअर बोला गया, ठीक है। ओके चलो, क्लास एक्शन सूट, इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर क्लास के अगेंस्ट डेटर्स, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर, है ना, किसी के भी अगेंस्ट अगर कोई एक्शन लेना है तो कैसे लिया जाएगा ये भी बताया जाएगा। मतलब सिंपली बेसिकली क्या कहते हैं कि कॉर्पोरेट रेगुलेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बेहतर बनाता है। पॉइंट समझ में आए? चलो अब बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनी एक्ट 2013। कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? देखो, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर जो कंपनी बनी है, कौन सा एक्ट? 2013 वाले के अंदर। और प्रीवियस कंपनी लो, इससे पहले जितने भी कंपनी लो थे, मान लो कोई कंपनी 1956 में बनी थी, कोई कंपनी 1913 में बनी थी, कोई कंपनी 1956 में बनी थी। अब लो ही तो बदला है, ये थोड़ी ना वो कंपनी हमने खत्म कर दी होगी, नहीं, वो कंपनी चलती आ रही थी पहले उनके अकॉर्डिंग, अब इसके अकॉर्डिंग चलेगी। पॉइंट समझ में? ठीक है, पहले आप, ठीक है, समझ गए ना, बस इतना ही, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इतना ही हो गया, ठीक है। चलो, इंश्योरेंस कंपनी, अब एक बात समझेंगे यहाँ पे, एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे लेने दो, ठीक है। चलो, क्या मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये है भाई ए का घर और ये है बी का घर, ठीक है।
ये ए का घर है, ये बी का घर है। ए के घर में किसकी चलेगी? अगर ए कोई बात कह रहा है तो ए के घर में ए की चलेगी, ठीक है ऑब्वियसली। किसी टॉपिक पे ए ने बात कही कि मेरे घर में 1 चलेगा और बी भी कह रहा है हाँ भाई तेरे घर में 1 चलेगा, तो दोनों की बातें कंसिस्टेंट है तो हाँ भाई 1 चलेगा। पॉइंट समझ आया? या ए कुछ भी नहीं कह रहा, ए के अंदर कुछ भी नहीं बताया गया कि ए क्या चाहता है, लेकिन बी ने बता दिया कि भाई 1 चलेगा तो भी 1 चलेगा। पॉइंट समझ में? लेकिन मान लो ए कह रहा है कि मेरे घर में तो भैया 1 चलेगा और बी कह रहा है नहीं 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 तेरे घर में मेरी चलेगी और 2 चलेगा, तो नहीं भाई फिर ऐसी सिचुएशन में 1 चलेगा। पॉइंट कि अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस कंपनी पे कंपनी लॉ अप्लाई होगा, लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी का लॉ अलग से कुछ कह रहा है और कंपनी लॉ उसकी इनकंसिस्टेंट है, मतलब उसके साथ समांतर नहीं है, पॉइंट समझे, उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, पॉइंट समझे, तो फिर वहां पे कंपनी लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। मतलब इंश्योरेंस कंपनी पे इंश्योरेंस एक्ट भी लगता है और कंपनी एक्ट भी लगता है। अगर मान लो इंश्योरेंस कोई पॉइंट ऐसा जहाँ पे इंश्योरेंस एक्ट और कंपनी एक्ट में सेम बात कही है तो वही सेम ही है, चाहे इसकी मान लो चाहे इसकी मान लो। लेकिन कोई चीज ऐसी है जहाँ पे इंश्योरेंस एक्ट कुछ बोल ही नहीं रहा, लेकिन कंपनी लॉ बोल रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी पे अप्लाई कर दो, तो हम अप्लाई कर देंगे। लेकिन कहीं इंश्योरेंस एक्ट कुछ और ही बोल रहा है और कंपनी लोग कुछ और ही बोल रहा है, तो भाई जिसका घर उसकी पहले चलेगी। पॉइंट समझे? तो इंश्योरेंस कंपनी है हमारी, तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर हमारा कंपनी एक्ट एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट जहां पे हमारे प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट, मतलब इस कंपनी एक्ट के प्रोविजन अगर इनकंसिस्टेंट हो गए, प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट या IRD एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट ना, डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, ओके चलो, इसके अगेंस्ट हो गया तो हम इंश्योरेंस कंपनी के ही लोग के अगेंस्ट आप जाके बात कर रहे हो, उसके घर में आके दादागिरी कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आ रहे हो, तो नहीं चलेगी आपकी। इसी तरीके से बैंकिंग कंपनी पे हमारा एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर बैंकिंग एक्ट के अगेंस्ट हमारा कंपनी एक्ट जा रहा है तो फिर हमारा नहीं चलेगा। इसी तरीके से ऐसी कोई भी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट या सप्लाई करती है, पॉइंट समझे, लेकिन याद रखना अगर कंपनी एक्ट दिस एक्ट इस एक्ट के प्रोविजन मतलब इस एक्ट के अबो एक्ट के मतलब कंपनी एक्ट के जो रूल्स हैं वो अगेंस्ट होते हैं, किसके इनकंसिस्टेंट होते हैं, विरुद्ध होते हैं, किसके इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होते, तो फिर हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। पॉइंट समझ में? कंपनी एक्ट एनी अदर कंपनी, कोई भी अदर कंपनी जो स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग हमने बनाई हुई है, पॉइंट समझे, या ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो हमारी इस किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि हाँ भैया इस पे कंपनी एक्ट अप्लाई करो, किसने बोला है? CG ने बोला है कंपनी एक्ट अप्लाई करो, तो उस पर भी हमें कंपनी एक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। कई बार आ जाता है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनी एक्ट बताओ, तो आपको बता देनी होगी। समझ में आया? चले आ जाए, चलो भाई यहाँ तक हमारा पूरा इंट्रो हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हमारा आने वाला है कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी। पार्ट सेकंड आपको इवनिंग में मिलेगा, ओके, पार्ट सेकंड आपको ओके मतलब मिल जाएगा आपको जब भी मिलेगा, ठीक है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा है और बहुत ईजी रहेगा। अगर आप फाउंडेशन में पढ़ ले तो इंटर में फाइनल तक आपको हेल्प मिलेगी और लाइफ टाइम हेल्प मिलेगी।